2030, तो 2030 ही सब सारी चीजें, देखो बहुत सारी चीजें मिस हो गई रिकॉर्डिंग में, जो आए उन्हीं को फायदा मिला। इसीलिए कहता हूँ लाइव अटेंड करने का फायदा है। तो देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तो अब ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं है क्या क्या है कैसे नहीं है, अपडेट क्या किया इंडिया ने वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये एनडीसी की बात है ना, पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था तो वहाँ कंट्रीज ने बोला था कि आपको अपडेट करना है बार बार, टाइम टू टाइम, सबमिट एवरी 5 ईयर। तो आपको करना है किसको, यूएनएफसीसीसी जो क्लाइमेट चेंज है। तो उसमें एक टर्म दिया हुआ है रिट्रेचिंग मैकेनिज्म। यूपीएससी से टर्म पूछेगा व्हाट इज रिट्रेचिंग मैकेनिज्म, और रिट्रेचिंग मैकेनिज्म सीन इन न्यूज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू द कुछ ऐसे करके कि कुछ ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द हेल्थ में, कुछ कोविड वायरस से पूछ लेगा। तो अगर आपने सिर्फ टर्म पढ़ा है तो आप वहां दिमाग में आ जाएगा रिट्रेचिंग मैकेनिज्म जो है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। उसका मतलब क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट रिट्रेचिंग मैकेनिज्म वेयर कंट्रीज मस्ट रिवाइज देयर प्लेस टू मोर एम्बिशियस एवरी 5 ईयर। तो उसी को बोलते हैं रिट्रेचिंग मैकेनिज्म, ऐसे टर्म उठाता है यूपीएससी। सिंपल एकदम, लेकिन हम मिस कर देते हैं, हमें पता नहीं होता ये पढ़ना है और हम पढ़ने ये बैठ जाते हैं, इसको रट्टा मारते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ऐसे प्रियोरिटी रखना है कि यूपीएससी कैसे सवाल पढ़ता है। पंचमृत पूछेगा उसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा। फिर इंडिया ने क्या टारगेट किया था, हमने तो पढ़ा 3 टारगेट। पहले क्या था कि बार बार आप पढ़ते होगे, उसमें क्या किया था उन्होंने कि 33 से 35% करेंगे, जो हमारा एमिशन है वो कम करेंगे 2030 तक, 2005 के लेवल पे। और इन्होंने ये बोला था कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी रिसोर्सेज उसको 40% लाएंगे। और एक बोला था कि कार्बन सिंक जो है वो 2.5 से 3 बिलियन करेंगे CO2 इक्विवेलेंट। तो अभी अपडेट क्या किया, ये 2015 में किया था। एक सेकेंड, वहां पे मिटाने में दिक्कत होती है, हाँ। देखो, तो अभी क्या इन्होंने अपडेट किया, अभी अपडेट ये हो गया कि जो 33 से 35% हमने बात की थी, अभी इसको हमने 45% कर दिया 2030 तक, 2005 के लेवल पे। क्योंकि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हम मतलब फॉलो कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट डील को। तो 33 से 35% से 45 कर दिया, 10% बढ़ा दिया कि अब हम और अर्ली टारगेट पूरा करें। ये 40% था, इसको 50 कर दिया। ये दो फैक्ट याद रखना, यही जो अपडेट हुआ है। क्योंकि ये यूपीएससी में सवाल आया हुआ 2016 में पहला अपडेट से। तो 2000 हो सकता है 23 में दूसरे अपडेट से आ जाए। और ये जो कार्बन सिंक वाला था, ये जैसे पहले था वैसे ही है। तो अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया का, तो इंडिया ने क्या टारगेट किया था पहले 2015 में, 33 से 35% तक। लेकिन इंडिया ने रिडक्शन 28% ऑलरेडी कर लिया। तो अभी भी हमारे पास 6-7 साल है, तो इसीलिए हमने अपना टारगेट बढ़ा लिया 45% की, हम कर लेंगे। और ये 40% की बात हुई थी, इसको तो हमने अचीव कर लिया, ऑलरेडी अचीव हो गया। तो अब अचीव्ड हो गया, तो अब क्या करें, हमने और ज्यादा कर दिया, 50 कर देंगे। तो इससे हमारी इमेज ग्लोबली अच्छी बनती है कि देखो हम समय से पहले अपना काम कर रहे हैं और हम टारगेट और बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हम लीड ले रहे हैं। तो यही दो अपडेट हुआ है पेरिस क्लाइमेट डील में, 5 साल में करना होता है और उसने कर दिया। बाकी ये क्वालिटेटिव मेजर, ये कोई मतलब नहीं है इनका। यही दो चीज है जो मेन आपको याद रखना है, तीसरा वाला सेम रखा है। तो ऐसे बना देगा कि जो 40% वाली बात थी उसने इंडिया ने अचीव कर लिया, कंप्लीटली अचीव्ड। तो वो यस हाँ कर लिया, 42% हो गया, ऐसे घुमा के वो स्टेटमेंट बना देगा। या जो 33 से 35% था उसको इंडिया ने 55% कर दिया, नहीं 45% किया है। या जो 40% था उसको इंडिया ने 60% कर दिया। कार्बन सिंक वाला जो था उसको 6 कर दिया, 6 नहीं, सेम एज अर्लियर। तो ऐसे आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आते हैं अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट, सिंपल। अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, बस यूएनईपी। ये यही इतना न्यूज है और ऐसे ही आता है यूपीएससी में, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय। इसमें एक टर्म याद रख लेना कि एक टाइटल है टू लिटिल टू स्लो। टू लिटिल मतलब बहुत कम और बहुत धीरे, क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर की बात कर रहा है। तो यूएनईपी ने रिलीज किया है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। बाकी ये 8 कंट्री 10 में से ऐसे थे, कंबाइंड अडाप्टेशन मिटिगेशन, फाइनेंस गैप कितना है, ये सब तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। ये थोड़ी ना यूपीएससी यार पूछेगा कि अडाप्टेशन गैप की रिपोर्ट आई तो उसने ये बोला, उसको भी पता है, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता। और वो पूछेंगे नहीं, वो हंसी हो जाएगी उनके ऊपर। तो ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है कि किसने रिलीज किया। थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ न्यूज था कि प्रिंसिपल फॉर लोकली लेड अडॉप्टेशन, तो ग्लोबल कमीशन है ऑन अडॉप्टेशन की बात करता है, जो डेवलप ए सेट ऑफ प्रिंसिपल टू स्ट्रेंथन लोकल लेड अडॉप्टेशन। ये कौन स्टैब्लिश किया था, नीदरलैंड ने, नीदरलैंड ने किया था विद 2020 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। बस इतना आपको याद रखना है, बस इतना याद रख लेना इसके बारे में कि इंडिया इसका मेंबर है और ये अडॉप्टेशन की बात करता है, नीदरलैंड ने इसको शुरुआत किया था।
और वही है कि अडाप्टेशन कम्युनिटी इज टू मूव प्रोग्राम फंडिंग प्रैक्टिस टुवर्ड द अडाप्टेशन दैट इंक्रीज इन लोकल पार्टनर। सो लोकल की बात करें लोकल है, अडाप्टेशन की बात करें अडाप्टेशन होगा। किसने किया? नीदरलैंड, इंडिया मेंबर है, यस बस इतना है। बस ये आपको याद रखना है कौन करता है। अब यूएनईपी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो यूएनईपी कहाँ से आता है? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1972 में, उसका ये आउटकम है। हमने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात की थी। अभी 50 साल पूरे हो गए तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। केन्या फेमस है वाइल्ड लाइफ के लिए। और ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेट करता है ग्लोबल इन्वायरमेंट एजेंडा, कैसे क्या करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। रिपोर्ट तैयार करता है, बताता है कैसे और चीजें बेहतर कर सकते हैं। प्रमोट कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंट रिलेटेड डायमेंशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। मतलब अच्छी अच्छी चीजें, अब कुछ बना है तो अच्छी अच्छी चीजों की बात होगी। 143 93 मेंबर है, याद नहीं करना। अब इसके अदर की इंफॉर्मेशन ये भी जरूरत नहीं है, लेकिन कौन कौन सी चीजें रिलीज करता है ये याद रखना है। पहला तो आपने देखा अडाप्टेशन गैप फंड रिलीज करता है। अब ये और कौन कौन सा करता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ये भी कौन करता है? यूएनएपी करता है। यूपीएससी इंडेक्सेस पूछता है ना, अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट हर साल एक दो सवाल पूछता है। अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट इसी के बारे में हमने पढ़ा, ये भी ये रिलीज करता है। ट्रिपल इमरजेंसी फूड से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उस ट्रिपल इमरजेंसी की बात करता है। ये भी करता है। कूलिंग एमिशन पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये कौन करता है? यूएनईपी करता है। कूलिंग एमिशन पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट जो है ये भी यूएनईपी करता है। अब यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी देख लो, एग्रीमेंट बाय द एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएनईपी। जैसे हमने जीए देखा था ना, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी लास्ट में, वो 5 को फाइनेंस करता है। ऐसे यूएनईपी एडमिनिस्टर करता है किसको किसको? बोन को करता है। बोन कन्वेंशन जो माइग्रेटरी स्पीसीज से हैं, कि जो स्पीसीज माइग्रेट करते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसको भी एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? यूएनईपी, हमने पढ़ा था। साइट्स को करता है। साइट्स 1973 में आया था। क्रोनोलॉजी याद रखना, पहले साइट्स आया, फिर आया आपका बोन वाला सीएमएस। साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन से नाम से भी जानते हैं, वॉशिंगटन, एक सेकेंड, वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो ऐसे यूपीएससी पूछेगा वाशिंगटन कन्वेंशन में एज ए फॉलोइंग में रिलेटेड टू द माइग्रेटरी स्पीसीज, नो इट्स रिलेटेड टू द ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वॉशिंगटन कन्वेंशन, ये बोन कन्वेंशन है, ये बोन कन्वेंशन है। तो यूएनईपी इसको भी करता है, यूएनईपी इसको भी करता है। फिर वियना आया था 1985 में, ओजोन लेयर से रिलेटेड, इसको भी यूएनईपी करता है। बेसेल आया था 1989 में, जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, ट्रांस जैसे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है, उसको भी ये करता है। फिर सीबीडी को भी करता है, जो अर्थ समिट से आया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कार्टेजिना और नगोया आइची टारगेट। तो वो हमने डिस्कशन किया था ना, बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट। रोटरडैम जो केमिकल्स है, जिसमें प्योर इन्फॉर्म कंसेंट की बात होती है, कि अगर आप कोई केमिकल भेज रहे हो तो कैसे पहले बता देना है कि देखो भैया ये केमिकल, इसके ये इश्यूज हैं। तो इसको भी कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? ये 98 में आया था, इसको भी यूएनईपी करता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये भी यही करता है। और मिनी माता 2013 में आया था, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो यूपीएससी ऐसे भी सवाल पूछ सकती है कि इनमें से किसको यूएनईपी एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो चार पांच आपको दे दिया, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया, रफ आइडिया, तो आप एलिमिनेट कर लोगे, यहाँ से पोटेंशियल सवाल बन सकते हैं। बस यूएनईपी के बारे में हमने देख लिया। इंटर गवर्नमेंटल है, किसको एडमिनिस्टर करता है, कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज करता है, और अभी जो रिपोर्ट आई उसके बारे में। बाकी हमें कुछ इसमें ध्यान नहीं देखना। एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूएनईपी। एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट और एमिशन गैप रिपोर्ट भी। तो इसमें एक चीज याद रखना कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट जीएजी एमिटर है आफ्टर चाइना। चाइना पहले पे है क्योंकि उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, दूसरे पे यूएसए है। बट पर कैपिटा के हिसाब से इंडिया बहुत लो है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओवरऑल तो हम ज्यादा एमिट करते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो 140 करोड़ है ना। तो उस हिसाब से पर कैपिटा में हम कम करते हैं, तो पर कैपिटा के हिसाब से हम कम एमिशन करते हैं। बट ओवरऑल हम तीसरे नंबर पे हैं। ये अभी जो एमिशन गैप रिपोर्ट आई थी, जो यूएनईपी रिलीज करती है, उसी ने बताया, तो याद रखिए ना। फिर एक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम है। तो ये कि कार्बन कहीं से उठा के कैप्चर करके उसको यूटिलाइज करो, फिर उसको स्टोर कर दो कि एटमॉस्फेयर ना आए। तो वही टेक्नोलॉजी की बात है। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो बहुत खास इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। एक इनिशिएटिव किसने लिया था? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उसको स्टैब्लिश किया था। टू नेशनल सेंट्रल एक्सीलेंस, आईआईटी बॉम्बे एंड जेएनएसएआरएससी बेंगलुरु। बस इतना याद रखना। वो भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने सारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी पड़े हुए टॉपिक, तो यहाँ से क्यों पूछेगा। बस याद रखना, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करता है, एम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू एक्सेलरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ सीसीसीए। तो पॉलिसी जो अभी नीति आयोग की आई वही, कि रिसर्च करेंगे, उस पर अच्छी अच्छी बातें करेंगे और अच्छे से इसको टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे ताकि हम उसके दिशा में काम कर सके। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जो
कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सिस्टम जो है, तो इन कंपोसेस टेक्नोलॉजी टू रिमूव CO2 फ्रॉम फ्यूल गैस एंड द एटमॉस्फेयर फॉलोड बाय रिसाइकिल करेंगे उसको CO2 को फॉर यूटिलाइज करेंगे एंड डिटरमाइन सेफ एंड परमानेंट स्टोरेज ऑप्शन। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात हो ना कि टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो उस कार्बन स्टोरेज से रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं है। ये सब पूरा बकवास है, कचरा, कुछ नहीं। ये भी नहीं पूछेगा, ये कोई बनता नहीं क्वेश्चन। अगर मैं आपको, तो आप बनाओगे यहाँ से सवाल, क्या बनाओगे? 5,000 सवाल बनाने हैं आपको, तब आप ये उठाओगे। जब आपको सिर्फ 10 ही सवाल बनाने हैं, तब प्रियोरिटी रखोगे। कोचिंग में क्या होता है कि उनको इन्वायरमेंट की, उनको कम से कम 600-700 क्वेश्चन बनाने होते हैं, टोटल 50 मॉक टेस्ट होते हैं उनके। तो इन्वायरमेंट के 600-700 होते हैं, तो ये सब कचरा पचरा सबसे ज्यादा से सवाल बना लेते हैं, और हम कचरा जाके सॉल्व करते हैं। और कचरा सॉल्व करने के चक्कर में हम सही से पढ़ते नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, और वहां मार्क्स नहीं आते, तो बोलते हो 60 नंबर आए सर, 50 नंबर आए मॉक टेस्ट। अरे भैया, आप कचरा सॉल्व करके आ रहे हो, तो कहाँ से आपके मार्क्स आएंगे? और वो यूपीएससी भी नहीं पूछेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ, मॉक टेस्ट के मार्क्स से डरो मत। बड़ी चीजें जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ये कौन करता है? ये गलत कर रहे हो तो चिंता है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी क्या है, नीति आयोग ने क्या बोला, फिर इसके क्या फंक्शंस हैं, फिर ये इसमें छोटी छोटी चिंदी चीजें, ये सब, फिर ये क्या क्या है, मतलब जो भी मिलता है सब छाप देते हैं। तो ये सब नहीं डिस्कशन करना, ये सब आपको नहीं देखना। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ से रिपोर्ट होते हैं, जो उनके ऑप्शंस में होती हैं चीजें, वहां से सवाल बनते हैं, थीम्स होते हैं। फिर यूनिफॉर्म कार्बन ट्रेडिंग मार्केट की बात हो रही है कि कोई कार्बन ट्रेडिंग मार्केट, उसको यूनिफॉर्म करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला, कंसीडर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग स्कीम दैट विल सब्ज्यूम ऑल कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। जितने भी चिंदी टाइप के हैं, सब एक ही में सब्ज्यूम हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट प्रपोज टू बिगिन ए वॉलंटरी कार्बन मार्केट एंड ग्रेजुअली शिफ्ट टू कैप एंड ट्रेड। कैप की मतलब आपको इतना करना है, कैप लगा दिया, अगर आप उससे कम एमिट करते हो तो आप बेच सकते हो, उससे ज्यादा एमिट कर दिया तो आपको खरीदना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात है, तो कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन एमिशन की बात हो रही है कि मार्केट बेस्ड सिस्टम होगा ऑफ बाइंग एंड सेलिंग परमिट क्रेडिट फॉर कार्बन एमिशन। मोस्ट यूज मॉडल इज कैप एंड ट्रेड मॉडल, क्योंकि वो काफी ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल से। वहां पे एमिशन की बात होती है, डेवलप कंट्री डेवलपिंग नेशन से कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रख लेनी है, ये उसी के बारे में आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट डील, उसमें भी इस सब चीजों की बात होती है। तो पेरिस क्लाइमेट उसमें है, लेकिन आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? सी, एग्जिस्टिंग कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया, तो पहला आ जाएगा, देर इज नो कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया। ऑप्शन विल बी रॉन्ग, वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। दो है, पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड फैसिलिटेट कंप्लायंस ऑफ रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बाय ऑब्लिगेटरी एंट्री। तो वन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट होता है। अब इसको किलोवाट कर सकता है, कुछ ऐसे कर सकता है, तो याद रखना ना, मेगावाट है, 1 RE से इक्वल टू। और दो ऐसे प्लेटफॉर्म है, ट्रेडेड ओनली ऑन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अप्रूव पावर एक्सचेंज लाइक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो कौन सा है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और दूसरा कौन सा है? पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो जैसे विजन वालों ने एक बारी लास्ट ईयर बनाया था, तो उसमें एक ही स्टेटमेंट रखा था कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज द ओनली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया। नहीं, दो हैं, दो हैं, तो दो याद रख लेना। किसके अंदर कौन रेगुलेट करता है? ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये स्टेटरी बॉडी है, तो यही रेगुलेट करती है। तो ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट से। और एक है परफॉर्म ट्रेड एंड अचीव, अच्छे से परफॉर्म करो, ट्रेड करो और अचीव करो उस चीजों को। तो सेम चीज है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसमें ट्रेडेड ऑन सेम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज लिमिटेड ऑफ इंडिया। तो यही दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म याद रखना, दो है, एक नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करता है। फिर एक क्या चीज है? डिजिटल मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, DMRV। ये टर्म याद रखना, DMRV सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज। किससे रिलेटेड है? विद ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन कार्बन मार्केट टू मीट देयर क्लाइमेट चेंज गोल, इनोवेटिव DMRV इवॉल्विंग टू ट्रैक रिडक्शन इन GHG एमिशन। ये ट्रैक करेगा GHG एमिशन के रिडक्शन को। तो बस DMRV, बस कीवर्ड्स क्या है, इस किससे रिलेटेड है? बस इतना समझ लो कि कार्बन वगैरह से कुछ रिलेटेड है, ट्रेड वगैरह करने के लिए। इतना काफी है, तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। अब ये क्या क्या होता है, किस कब किया गया था, कौन कौन बेस्ड है, ऐसे कभी नहीं जाने वाला। यूपीएससी सिंपल उठाएगा ये, बाकी इसके अंदर उतना नहीं जाएंगे वो। अब यहाँ छोटे छोटे न्यूज देख लेते हैं, अदर क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज एंड कॉन्सेप्ट। पहला का, कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बनना है? पल्ले इन जम्मू कश्मीर। कार्बन न्यूट्रलिटी जितना निकालेंगे, जितना एमिट होगा, उतना हम मतलब उसको रिस्टोर भी कर देंगे, वापस उतना ही हो जाएगा। तो कौन सा है? पल्ली जम्मू कश्मीर, यूपी पीसीएस वगैरह में आ सकता है, याद रखना। क्लाइमेट ट्रिपिंग पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे एक बार अगर
वो चीज शुरू हो गई तो फिर वो रिस्टोर नहीं हो सकती। जैसे कुछ ग्लेशियर बड़ा सा है वो मेल्ट होने लगा, तो नो ट्रिपिंग पॉइंट है, ट्रिपिंग पॉइंट नहीं याद रखना है, मेंस के सवाल है। मेंस में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्रिपिंग पॉइंट है, जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज लिख रहे हो तो आपने ऐसे मैप बना के ट्रिपिंग पॉइंट लिख दिया कि दीज आर द ट्रिपिंग पॉइंट, एक हेडिंग बना दिया ट्रिपिंग पॉइंट, फ्री में यहाँ से कहाँ सवाल बनेगा। ग्रीन वॉशिंग लास्ट ईयर आया था। अब देखो ये लोग इतने चालाक होते हैं, पीवाईक्यूज में जो सवाल आते हैं ना करंट अफेयर्स के, वो उठा के यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर आपने पीवाईक्यूज किया 2022 के, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा कि यार ग्रीन वॉशिंग तो यहाँ लिखा है, अच्छा विजन वाले जो पूछते हैं वहां से सवाल आते हैं पूरे। वो आते नहीं, वो आपको येड़ा बना रहे हैं, वो लास्ट ईयर के जो सवाल है वो जानबूझ के डाल देते हैं ताकि आपको लगे कि ये चीजें इनके यहाँ से मिल जाती है मैगजीन से, आप अवेयर हो जाते हो कि ये तो यूपीएससी में पूछा है फिर से ग्रीन वॉशिंग। वो तो इतना ज्यादा ब्लाइंडली नहीं फॉलो करते। तो ग्रीन वॉशिंग लास्ट ईयर पूछा था, उसमें क्या है कि कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें ऐसा शो करते हैं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो एक्चुअल में होता नहीं है, वो फॉल्स तरीके से बताते हैं। तो बस वही ग्रीन वॉशिंग होता है। तो उसे पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिप्टी गवर्नर कॉल फॉर टैक्सोनॉमी ऑन ग्रीन फाइनेंस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग बस टर्म याद रखना, उन्होंने सिर्फ ग्रीन वॉशिंग टर्म पूछा था। कीलिंग कर्व किससे रिलेटेड है? CO2 का जो एमिशन होता है उसको नापने के लिए कीलिंग कर्व है। और कीलिंग कर्व तो इतना याद रखना, हो सकता है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पूछ ले या कुछ और पूछ ले, तो याद रख लेना कि ये CO2 से रिलेटेड है, कार्बन एमिशन से। तो अभी कौन मेजर करता है? माउना लोआ एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाइन, रन बाय यूएस। तो इतना याद रखना। अब ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? स्टेट ऑफ द ग्लोबल, ग्लोबल की बातें कर रहा है और क्लाइमेट रिपोर्ट कर रहा है कुछ। तो इसमें ऑप्शन देगा IUCN, इसमें ऑप्शन देगा IPCC, इसमें ऑप्शन देगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसने रिलीज किया, बस इतना जानना है। और अब हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टैब्लिश्ड बाय द रेटिफिकेशन ऑफ द WMA कन्वेंशन इन 1950। कब से ये ओरिजिनेट हुआ था? ये ओरिजिनेट हुआ था इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच डेट्स बैक टू 1873। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें करेंगे, डेडिकेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट से बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स इंटरेक्शन लैंड ओशन वेदर, तो जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं सब काम करेगा ये। 193 स्टेट है और ये एक स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट आएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ए international body, governmental body, yes it is true, it is a specialized agency of the European Union, yes it is true। या तीसरा कुछ बोल देंगे कि इट्स हेडक्वार्टर इन बेल्जियम, नो इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा। तो 3 स्टेटमेंट मैंने बताया था, यूपीएससी जब भी 3 स्टेटमेंट पूछता है तो एक स्टेटमेंट गलत होता है, तो पहला ऐसे कर देंगे, दूसरा और तीसरा अगर जिनेवा है उसको कुछ ट्विस्ट कर दिया, बेल्जियम कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो ये सोचना कि 3 में से गलत होगा, ये ज्यादा चांसेस गलत होने के। तो कैसे आपको अप्रोच करना है, तो ये सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि अगर यहाँ से पूछा तो हम करेंगे। फिर ये ग्लोबल, फिर ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम की बात कर रहा है कि ओशन को ऑब्जर्व करेगा, तो कौन करेगा ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करेगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप विद द इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन ऑफ यूनेस्को, एक कोई यूनेस्को की ब्रांच है ओशनोग्राफी को देखता है। तो ये दोनों मिलकर इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है। अब ओशन ऑब्जर्विंग तो ओशन को ऑब्जर्व करेंगे कि सी लेवल राइज कितना हो रहा है, सैलिनिटी कैसे, सब कुछ ओशन से रिलेटेड। बस आपको ये याद रखना है कौन इसको रिलीज करता है। ग्रीन हाउस गैस बिलिटिंग, ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल करता है। तो आप एक लिस्ट बना सकते हो कौन कौन WMO करता है। तो ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट हो रहा है, कितना कम हो रहा है एनुअली। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेनली 3 गैसेस होते हैं, CO2, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, उनको देखते रहता है। फिर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की बात करें, पैसा देगा तो पैसा वर्ल्ड बैंक ही देता है, ऐसे याद कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेक्टर में, तो वर्ल्ड बैंक करता है। अब ये नहीं पढ़ना इसमें कितने परसेंट जॉब लॉस हो गया, क्या हो गया। आप लोग क्या करते हो, ये सब पढ़ने लगते हो, रटने लगते हो, दिस इज वेस्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ से यूपीएससी सवाल इसके बारे में पूछेगा, मतलब उतना ब्रेनलेस यूपीएससी नहीं हो सकता। बस रिपोर्ट याद रख लेना कौन रिलीज करता है। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट भी शायद यही रिलीज करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी यही रिलीज करता है। तो यही भी क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट, ये भी वर्ल्ड बैंक यहाँ भी कर रहा है, तो ये भी वर्ल्ड बैंक करता है। बस नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट, तो अभी हमने ऊपर देखा ये किससे रिलेटेड है, UNFCCC से रिलेटेड है, जो हम अपडेट देते हैं। तो एनुअल समरी ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट मेड बाय द कंट्रीज, पूरी समरी देता है जिसने जिसने कमिटमेंट किया। एनालाइज द NDC टू 130 पार्टीज ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, और बस वही सारी चीजें। बस ये याद रख लेना कि UNFCCC बहुत आसान है, तो ये पूछेगा नहीं क्योंकि कोई भी गैस कर लेगा UNFCCC से। इन्वेस्टिंग इन कार्बन न्यूट्रलिटी, यूटोपिया और द न्यू ग्रीन वेव, तो ये कोई रिपोर्ट है, किसने रिलीज किया? UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इन्होंने किया था कि मतलब ये यूटोपियन है और न्यू ग्रीन वेव है क्या है। तो एक रिपोर्ट रिलीज की एफओ ने, जो फूड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एबीआरडी। फिर स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट लास्ट ईयर पूछा था, देखो फिर से वही पीवाईक्यूज वाले सवाल डाल देते हैं। 2022 में पूछा था ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, चाहे 2022 में इनके में रहा ना हो, लेकिन इस बार जरूर डालेंगे ताकि आप पढ़ो तो आपको लगे कि विजन का तो सारा सवाल आता है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इंडिपेंडेंट है, तो उसने किया था, तो हमने पीवाईक्यूज में देखा भी था जब 2022 के कि तीन चार ऑप्शन थे, उसमें आईयूसीएन था, ये था वो था। लेकिन ये जो था ना क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर में, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ये बहुत ही मतलब कभी नाम नहीं सुना, तो तीन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, इंस्टीट्यूशन के नाम है, और एक छोटा सा है कोई ट्रैकर करके, तो इसका मतलब वही ऑप्शन होगा। नहीं तो अगर वो ना होता तो कुछ बड़ा रखते, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डाल देते। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, ऐसे सवालों पे ना भी पढ़ो तो आप कैसे एलिमिनेट कर लोगे। पीवाईक्यूज आपने देखा होगा, तो फिर से करवाएंगे, मतलब एक दो साल के तो लास्ट फिर से करवाने हैं, जो बच्चे वो भी देखेंगे। फिर क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो कौन, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी। ग्लोबल कार्बन बजट, तो ग्लोबल कार्बन बजट प्रोजेक्ट करता है, तो कार्बन बजट है, कितना निकल रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ से हो रहा है, कितना एमिट हो रहा है, वो डिटेलिंग उतना नहीं पूछेगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, परफॉर्मेंस की बात करें तो जर्मन वॉच करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है। तो जर्मन वॉच करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर करते हैं, इवेलुएट करेगा 59 कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो करेगा। तो डेनमार्क अभी फोर्थ नंबर पे आया, पहला तीन प्लेस खाली है, पहला दूसरा तीसरा कोई नहीं है यहाँ पे, चौथे पे डेनमार्क है, और इंडिया आठवें पे है, 2 स्पॉट बढ़ गया, तो पीसीएस वगैरह में आ सकता है कौन से स्पॉट पे इंडिया। कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट, सेक्रेटरीट ऑफ कार्बन प्राइसिंग एंड लीडरशिप कोलिजन, तो इन्होंने किया था report a voluntary initiative that bring leaders from the government, business, civil society academy to enhance the global understanding of climate carbon pricing। तो आप यहीं से देख लिया करो यार, देखो कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप रिपोर्ट, प्राइसिंग की बात कर रहे हैं तो प्राइसिंग से रिलेटेड है, तो एक स्टेटमेंट इसमें प्राइसिंग के लिए दिया होगा कि ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो सही सही होगा। दूसरा कौन रिलीज करता है, तो हो सकता है यहाँ पे यूएनईपी दे दे, तो आपको पता होगा यूएनईपी नहीं है, सेक्रेटरी ऑफ कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिजन, वही करते हैं। फिर वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट, हेरिटेज की बात करें तो यूनेस्को आ गया, जॉइंटली रिलीज बाय द यूनेस्को। और ग्लेशियर रिपोर्ट की बात करें तो आईयूसीएन आ गया, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्योंकि ग्लेशियर होगा तो वहाँ इशूज होंगे, माइग्रेशन होगा, तो दोनों ऐसे आप कैसे याद कर सकते हो, हेरिटेज से यूनेस्को, ग्लेशियर से आईयूसीएन, तो ये दो हैं। फिर वो उस चीज के बारे में बात की है, तो देखो थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, कंचनजंगा यहाँ पे है, और ये छोटा सिंगरी ग्लेशियर है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। गंगोत्री, कामेट, नंदा देवी ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में। सियाचिन कहाँ है, ये कश्मीर में। 2020 में सियाचिन पूछा था, नॉर्थ ऑफ नुब्रा। फिर है फाइनेंस एंड क्लाइमेट एक्शंस, क्या है हम्म फाइनेंस फॉर क्लाइमेट एक्शन, मतलब फाइनेंस, फाइनेंस की बात हो रहा है, कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड है। स्केलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, बहुत बहुत इरेलीवेंट है ये। ग्रुप वॉज लॉन्च बाय 2021, कॉप 26 प्रेसिडेंसीज यूनिवर्स। अब इसके स्टेटस क्या है बिल्कुल नहीं देखना, बस ये देख लो कि कौन कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, तो आपको ऐसे फिल्टर आउट करना है कि एक चीज नहीं पढ़ सकते आप, नहीं खत्म होगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। वन सेकेंड, देखो अगर मैं बुलाऊं ना सवाल, अगर मुझे बनाना हो, तो मैंने बोला ना पांच छह सवाल बनते हैं, तो यहाँ से एक सवाल मैं बना सकता हूँ, पोटेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ से भी नहीं, इससे भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये बन सकता है, क्योंकि आप ये पॉलिसी से रिलेटेड है, और पॉलिसी से रिलेटेड कोई नई इनिशिएटिव हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कंपेयर टू रिकमेंडेशन, फलाना ढिमका गाइडलाइन, वो सब नहीं होता। तभी क्या हुआ कि सेंटर हैज सेट ए न्यू टारगेट of 40% reduction in particulate matter concentration in cities cover under the National Clean Air Program। ये मेंस में आया था 2020 के, बाई 2026, तो अब इसको अपडेट कर दिया, अपडेटिंग द अर्लियर गोल 2023। तो क्या हुआ था कि सरकार ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम करके वो लाए थे, वो योजना जो बोलते हैं, तो उसमें क्या बात हुई थी, वो 19 में लॉन्च हुआ था, 20 में मेंस में पूछा भी था। तो यही करेंगे कि रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे एयर पॉल्यूशन। तो किस पे टारगेट था कि जो 20 से 30% तक हम रिड्यूस करेंगे क्या, पार्टिकुलेट मैटर जो PM10 है और PM2.5 है, कंसंट्रेशन बाय 2024, मतलब 19 में लॉन्च किया, और 2024 तक हमने बोला कि हम 20 से 30% तक कम करेंगे, फिर आगे 10-10% करते जाएंगे, और 2024 तक कर देंगे। और इन्होंने जो बेस ईयर लिया था वो 2017 लिया था, कि 17 में जितना एमिट होता था उसके हिसाब से हम 20 से 30% कम करेंगे 2024 तक।
बेस ईयर लेते हैं ना हम। तो ये बात हुई थी, तो अभी क्या हो गया, अभी ये चीजें चेंज हो गई। अभी सरकार ने क्या बोल दिया कि अब 20 से 30% नहीं करेंगे, अब 40% करेंगे। कब तक? 2026 तक। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आपका आराम से बन सकता है। फिर किससे करेंगे? पार्टिकुलेट मैटर करेंगे। हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब दे दें तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये बन सकता है। तीसरा याद रख लेना कि ऑल सिटीज, मेजर सिटीज इन इंडिया, नहीं, ऑल नहीं, इम्प्लीमेंटेड सिर्फ 132 सिटीज में कर रहे हैं। ये विजन ने स्टेटमेंट दिया था कि ऑल सिटीज इन इंडिया, नहीं, 132 में कर रही है, सब में नहीं है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया 123 अलग टाइप के हैं, फिर 15 अलग टाइप के, 8 अलग टाइप के, ऐसे टाइप। इन्होंने एक प्राना करके पोर्टल लॉन्च किया, वो क्या करेगा? मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएपी, नेशनल क्लीन एनर्जी, अरे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो प्राना पोर्टल, प्राना याद रखना। और एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है। तो ये भी इससे रिलेटेड है कि भाई इतनी बड़ी स्कीम सरकार ने लॉन्च की, तो उसको मॉनिटर करेंगे ना, कुछ अकाउंटेबिलिटी बनाएंगे, चेक बैलेंस कराएंगे। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण भी था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अंडर एनसीएपी। तो भाई इसका भी काम देखेंगे, पॉल्यूशन मॉनिटर करेंगे कैसे क्या हो रहा है। बस। और उसको तीन सिटीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला 10 लाख से ऊपर, फिर 3 से 10 लाख, फिर 3 से कम लाख। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका क्या असेसमेंट है, पुराना ऑनलाइन वही सब है, कि कैसे क्या चीजें देखेंगे। जो मेन मेन चीजें जहाँ से सवाल बनेंगे वो मैंने आपको बताया। बाकी ये सारी चीजें इतना नहीं पढ़ते, ये पढ़ने लगोगे कभी खत्म नहीं होगा और याद भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये उससे रिलेटेड है। फिर नॉन फॉर थर्मल पावर प्लांट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज गिव 2 ईयर एक्सटेंशन टू थर्मल पावर प्लांट सीओ2 ना। अब बताओ इसमें क्या न्यूज है ये? क्या 2 ईयर एक्सटेंशन दे दिया तो न्यूज बना दिया? अब उसके बारे में पढ़ो कि ये चीजें, तो ये क्या है, पेज भरा जा रहा है। ये उन्होंने एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बनाने, अब वो कहाँ से ढूंढे? तो ये टॉपिक मिलेगा तो उन्होंने कहा चलो इसको एयर पॉल्यूशन वाले में डाल के एक पेज भर देते हैं। अब इस पेज भरने के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, वो नहीं पूछेगा। चलो देख लेते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ से अगर पूछना होगा तो ये पूछेगा। ये कि क्या है कि विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन और सिटीज हैविंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन। तो उसमें क्या डेडलाइन फॉर पैरामीटर अदर देन एससीओ2 के कितना है? एंड करेंगे 2022 में, और एससीओ2 का 2024 में। फिर विद इन 10 किलोमीटर क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, नॉन अटेनमेंट सिटीज नॉट मीटिंग NAAQS, जो एक उसका क्राइटेरिया है कि ऐसे इतना पॉल्यूशन लिमिट करते हो, इतना नहीं। तो उसका डेडलाइन एसओ2 के अलावा कितना है? 2023 तक, इसका 25 तक है। रिमेनिंग प्लांट 24 और ये 26 तक। इतना ध्यान से देख सकते हो बस, बाकी कुछ न्यूज है ही नहीं। वही सारी चीजें कि हटाएंगे, सल्फर कम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तो कोई मतलब नहीं है इसका पढ़ने का। बस ये आप देख सकते हो गाइडलाइन जो नॉर्म्स है, बट उतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पूरी इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं कि 15 में ऐसे हुआ था, फिर ये एक्सप्लेन किया गया, फिर वो किया गया। ऐसे सवाल नहीं है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार ने बनाया है कमीशन फॉर एयर। अरे यार प्लीज म्यूट कर लीजिए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बैन्स यूज ऑफ कोल इन दिल्ली नियर बाई सिटीज फ्रॉम जनवरी 2023। ये बहुत न्यूज में था, अभी तक पूछा नहीं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटरी बॉडी अभी नई नई बनी है। तो क्या है, इन्होंने बैन कर दिया कि कोल वोल ये वो सब की ऑयल पॉल्यूशन करेंगे, इसलिए न्यूज में है। लेकिन अब ये तो न्यूज में है, क्या बैन किया वो तो चलो ठीक है, वो तो हम कर लेंगे गेस वर्क से। लेकिन ये क्या बॉडी है वो हमें जानना है। तो अबाउट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, तो क्या ये स्टेटरी बॉडी है? सबसे पहले इसका मतलब ये एक्ट से बना है। Established under a Commission for Air Quality Management National Capital Region Adjoining Area 2021 एक्ट, ये बहुत आता था न्यूज में। तो इससे बनाए स्टेटरी बॉडी है, ये पहले याद रखना। और पहले ये ऑर्डिनेंस के थ्रू स्टैब्लिश किया था, बाद में एक्ट बना दिया। तो इसको कौन हेड करेगा? 15 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट के फील्ड में, पॉल्यूशन, और या तो 25 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपील इसका कहाँ होगा? एनजीटी में होगा। तो ऐसे डाल देगा इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा, नहीं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फंक्शन क्या है भाई? मॉनिटर करेगा, एयर क्वालिटी प्लानिंग करेगा, कंडक्ट रिसर्च करेगा, तो सारी चीजें। तो एक ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान था, एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान था दिल्ली के लिए। तो उसी को रिप्लेस कर दिया इसने। तो पहले वो प्लान क्या था कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था कि अगर इतना पॉल्यूशन हुआ तो हम ऐसे ऐसे स्टेप लेंगे, इतना अगर पॉल्यूशन बढ़ गया तो हम ऑड इवन चला देंगे, इतना पॉल्यूशन हुआ तो हम ये इंडस्ट्री बंद करेंगे। तो एक एक्शन प्लान था जो 4 स्टेज में था एयर क्वालिटी को रिलेटेड। तो अभी क्या हो गया, इसने रिप्लेस कर दिया इसको, तो उसी के बारे में इसने दे रखा है। इट वॉज रिवाइज रिसेंटली बाई अंडर द एनसीआर एडजॉइनिंग एरियाज। तो ये चार चार कैटेगरी हैं, तो ये तीन
कि देखो एक चौथा जो सीवियर है, फिर सीवियर इतना है, तो कितना उसका पॉइंट आ रहा है उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। बायोडिकम्पोजर याद कर लेना, बायोडिकम्पोजर जो चीज है वो किससे रिलेटेड है, कर्व स्टेबल बर्निंग। तो दिल्ली गवर्नमेंट चलाए स्प्रेड बायोडिकम्पोजर ऑन द फील्ड ऑफ टू कर्व स्टेबल स्टेबल बर्निंग, स्टेबल बर्निंग। तो बस ये याद रखना कि ये बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटोरी है। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसको डेवलप किसने किया था बायोडिकम्पोजर वाला, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बस दो फैक्ट है। अब डब्ल्यू एच ओ एयर क्वालिटी डेटाबेस, अब देखो ये 2021 में मेंस में सवाल आया था, 2021 में मेंस में आया था, 2022 के प्रीलिम्स में आया था, तो इन्होंने फिर से इसको दे रखा है। तो देख लेते हैं, वैसे इतना नहीं रिपीट होता यूपीएससी में, फिर भी देख लेते हैं। तो अभी रिलीज किया अपडेटेड एयर क्वालिटी डेटाबेस, तो उसमें क्या बातें की कि पहले पहली बार ऐसा हुआ कि ग्राउंड मेजरमेंट करेंगे ऑफ द एनुअल मीन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये पहला चीज किया इन्होंने। इंक्लूड करेंगे मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर विद डायमीटर इक्वल टू पीएम 10 एंड 2.5, तो ये भी इन्होंने इंक्लूड किया। ये दो फैक्ट याद रखना। और ऑलमोस्ट द इंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन विथ एयर एक्सीड डब्ल्यूएच एयर क्वालिटीज, तो वो सबको कवर करेंगे। अब यही यही डेटा था जो 2022 के सवाल में पूछा था पीवाईक्यूज में, मेरा गलत भी हुआ था, सबके गलत हुए थे, तो उतना हम नहीं कर सकते। अब उसी में बात है कि पॉलिटेंट से ये एवरेज टाइम है, ये इतनी सारी चीजें फैक्ट रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहाँ तक रटोगे। तो पीएम 2 की बात की कि एनुअल कितना होना चाहिए, 5, और 24 घंटे में कितना होना चाहिए, 15। फिर PM10 की बात कर रहे हैं, एनुअल 15 होना चाहिए, 24 45 होना चाहिए। फिर ओजोन है, पीक 60 होना चाहिए, 8 आवर में इतना होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो उतना नहीं कर सकते। इसी को पूछा था यूपीएससी ने, यही PM 2.5 वाला, कि 25 कुछ ऐसे डाल दिया था, 10 डाल दिया था शायद, 15 को चेंज करके। नहीं, शायद सही लिखा था, फैक्ट ही करेक्ट लिख दिया था, और सबने फैक्ट फैक्ट कर सोच के गलत कर दिया था। तो ये पूछा था 2022 में, लेकिन अभी आउटडेटेड हो गया, दोबारा सवाल पूछ लिया, मेंस में भी प्री में भी, तो यूपीएससी सेटिस्फाई हो गया होगा, तो अब नहीं पूछेगा। रिलेटेड न्यूज, नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में देखते हैं कि नारफ्री है एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म टू हेल्प डिसीजन मेकर गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज स्टार्टअप जो है, छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर है, टू एड्रेस एयर पॉल्यूशन इश्यूज इन डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया। तो इसका यही है कि नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, तो नेशनल से रिलेटेड है, तो इस सबको इंक्लूड करेगा, हर जगह होगा। किसने इसको डेवलप किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बेंगलुरु विद सपोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। बस क्या करेगा, इंक्लूसिव गाइड कलेक्टिंग एयर क्वालिटी डेटा स्टडी इट्स इम्पैक्ट। तो जितने भी चीजें एयर क्वालिटी से, आप यहाँ क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि यार एयर क्वालिटी के बारे में जो अच्छी अच्छी चीजें होगी, तो सारा काम करेगा, उसको गलत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ये याद रखना कि फैक्ट याद रखना कि बेंगलुरु ने इसको डेवलप किया है, तो ये चीजें। फिर अदर इनिशिएटिव क्या है, टैकल टू एयर पॉल्यूशन, तो BM6 नॉर्म्स हम लिखते हैं। तो BM6 नॉर्म्स क्या है, अभी शुरू हो गया। 5 वाला हमने स्किप कर दिया, 4 से हम सीधे 6 पे चले गए, तो याद रख लेना कि 5 स्किप है। तो कर्व करेंगे एयर पॉल्यूशन को, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे मशीन लगाएंगे जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार से कम एमिट होगा। तो कुछ इंजन की बात हो रही है, वो हम यूज करेंगे। ये किसके बेस पे, यूरोपियन कमीशन स्टैंडर्ड के बेस पे। एमसीक्यू में पूछता रहता है कि ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड के बेस पे, यस, ये कोई, ये अमेरिकन नहीं है, कोई चाइनीज नहीं है, कोई रशियन नहीं है। और फर्स्ट कब आया था, BS1 2000 में आया था। और अभी अप्रैल 1 2020 से BM6 नॉन बिकम मैंडेटरी, अभी मैंडेटरी हो गया, इसीलिए कार की जो प्राइसेस है वो भी बढ़ गई, क्योंकि BM6 यूज करना पड़ता है। तो इसका जो टाइम लाइन स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है, ऑटोमेटेड सेट बाय द CPCB। CPCB लास्ट सेशन हमने पढ़ा था, ये स्टेटरी बॉडी है। किसके अंडर से ये आती है, वाटर एक्ट 1974, इसीलिए स्टेटरी बॉडी। और ये पावर कहाँ से ड्राइव करती है, जो एयर एक्ट है 1981 वाला। तो CPCB हमने रिवाइज कर लिया फिर से, 2 3 बार यूपीएससी ने पूछा है। फिर टर्म स्टेज ऑफ फोर्थ इमिशन, तो उसमें कुछ कुछ जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, इंजन हो गया, या 50 हार्स पावर से बड़े हैं, तो उनके लिए शायद वो कर दिया, trim of 4 emission norms applicable to tractor with engine bigger than 50 horsepower from 2020 अप्रोच। सेंटर में अगेन डिफर द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। तो कुछ चीजों के लिए इन्होंने एक्सेप्शन दिया है, तो वो एक्सेप्शन के बारे में बता दिया। इंपॉर्टेंट नहीं, BM6 याद रख लेना, ये क्या किया, कुछ के लिए बढ़ा दिया, वो यूपीएससी नहीं पूछेगा। फिर एक टर्म याद रख लेना कि पेलेटाइजेशन एंड टॉरीफैक्शन, ये किसके लिए है? पूछा था ना वो, गैसिफिकेशन पूछा हुआ है उन्होंने, इंसिनरेशन पूछा हुआ है, किससे रिलेटेड है, पायरोलिसिस पूछा था, पायरोलिसिस 2019 में, तो वो किससे रिलेटेड है, जैसे कुछ डिकम्पोज करना, ये वेस्ट वगैरह, तो उसी से। तो ऐसे ये टेक्नोलॉजी याद कर लेना कि टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड, बस टर्म। तो क्या है पहला, पेलेटाइजेशन एंड टॉरीफैक्शन। पेलेटाइजेशन क्या है,
शेडिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग, प्लेट मेकिंग, ये क्या है? स्ट्रॉ बेस्ड पैलेटाइजेशन। कुछ गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रमोटिंग एस्टैब्लिश और पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन प्लांट्स। तो कुछ उसी चीज से पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए कुछ स्ट्रॉ को खत्म कर लेंगे, उसको कुछ यूज कर लेंगे अच्छी चीजों के लिए। तो पैलेटाइजेशन, टोरिफिकेशन किससे रिलेटेड है? कर्व टू एयर पॉल्यूशन। ये याद रख लेना। किसने अभी रिलीज किया है? सीपीसीबी ने गाइडलाइन रिलीज किया है उसके लिए। तो टर्म याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है। वो पूछ लेगा कि ये बीमारी है कोई, या ये कुछ यूरेनियम माइनिंग से रिलेटेड है, ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। ग्रीन कैरेक्टर्स की बात हो रही है कि 3% कम वो करता है, रिड्यूस करता है। इसको लाइसेंस कौन देता है? तो लाइसेंस देता है कौन? सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। पेट्रोलियम जो पेसो है, पेसो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पेसो हम कंफ्यूज हो जाते हैं पेट्रोल देख के कि यार ये कैसे कॉमर्स में आता है। तो कॉमर्स में आता है क्योंकि पेट्रोल बेचा जाता है। तो याद रखना, ये एमसीक्यू में एक बार मेरा गलत हुआ है पहले दूसरे अटेम्प्ट में। तो पेसो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। केकस आर मेड विदाउट आर्सेनिक, मर्करी, बेरियम एंड आर नॉट लाउड। तो ऐसे नहीं पूछेगा वो, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लोगे। बस याद रखना, ग्रीन क्रैकर का लाइसेंस कौन देता है? सीएसआईआर देता है। और इसको जो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। ये टर्म याद रखना, ऐसे यूपीएससी देगा। श्वास, और विजन वालों भी कई बार पूछा है, स्टार एंड सफर, ऐसे दे देगा कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। दीज आर ग्रीन क्रैकर्स, या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स, जीएम क्रॉप्स के वो नाम, या कुछ ऐसे। तो दे आर ग्रीन क्रैकर्स, ऐसे सवाल बनते हैं। तो आपको ऐसे अप्रोच रखना है कि डिटेल में नहीं पढ़ना, क्या ऑब्जर्व करेगा वो। तो ग्रीन क्रैकर से ग्रीन है यार, तो कम ही करेगा, पॉल्यूशन बढ़ाएगा थोड़ी ना। ब्रेथ लाइफ कैंपेन, ऐसे आ जाएगा, ब्रेथ लाइफ कैंपेन रिलेटेड टू। तो इसका क्या है? एक ग्लोबल कैंपेन है, लॉन्च हुआ था 2016 में। मोबिलाइज करेंगे सिटीज एंड इंडिविजुअल को टेक एक्शन टू ब्रिंग एयर पॉल्यूशन टू सेफ लेवल बाई 2030 टू प्रोटेक्ट और हेल्थ। मतलब लोग, सरकार सब मिलकर काम करेंगे 2030 तक पॉल्यूशन को कम करना, जो हमारे लिए फायदा हो। किसने लॉन्च किया था? डब्ल्यूएचओ ने किया था, हेल्थ से रिलेटेड है। यूएनईपी ने किया था, और क्लाइमेट चेंज एंड कोलिजन किया था। और जब भी वो पूछे ना ऑर्गेनाइजेशन के नाम की इसने इसने लॉन्च किया, पहली बात तो हाई चांसेस अगर पूछेगा सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ब्रेथ लाइफ कैंपेन क्या है। अगर ये पूछ भी लिया कि किसने रिलीज किया, तो ये वाला पक्का गलत करेगा। यूएनईपी की जगह कुछ और डाल देगा, डब्ल्यूएमओ डाल देगा, तो गलत हो जाएगा। तो उसको वैसे ही काट के आना है। तो ये एयर पॉल्यूशन से। वाटर पॉल्यूशन देखते हैं, कंजर्वेशन। हाँ, वाटर पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर की समिट हुई थी, इससे बात हुआ। तो यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर हुआ 2020 में, कंक्लूड हुआ पेरिस में। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी पूछेगा गलत करना उसको। यूएन वाटर, यूनेस्को, इंटरनेशनल ग्राउंड रिसोर्स। तो जो भी वाटर वाटर से रिलेटेड है, यूनेस्को, ये सारी चीजें हैं। यूएन वाटर क्या है? यूएन वाटर ये यूएन की एक इंटर एजेंसी है, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म फॉर ऑल फ्रेश वाटर सैनिटेशन मैटर। तो यूएन वाटर यूनाइटेड नेशन का वाटर से रिलेटेड है, तो उसके पॉल्यूशन को कैसे कम करना, क्या करना। तो आप ऑल ऐसे आराम से गेस कर सकते हो। फिर आईजीआरएसी के बारे में कर रहा है कि यूनेस्को का सेंटर है दैट वर्क्स अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उतना रिलेवेंट नहीं है। तो ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है, बस एक कुछ समिट हुआ तो उसके बारे में उन्होंने न्यूज दी थी। बट रिलेवेंट ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, अराउंड 25% ऑफ टोटल ग्लोबल विथड्रॉवल। ये आया था 2020 के स्टेटमेंट में कि इंडिया द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज करता है। तो ये सही है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, ये किसने रिलीज किया? डायनेमिक है ग्राउंड वाटर का रिसोर्स असेसमेंट, कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये याद रख लेना कि ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे? कैरिड आउट करेंगे पीरियोडिक इंटरवल जॉइंटली बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट। और ये हाईलाइट है इंडिया के बारे में। बस ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे क्या बातें हुई एसडीजी से रिलेटेड है, ये करेंगे वो करेंगे, ये भी उतना जरूरी नहीं। यूएन वाटर देख लिया, यूनाइटेड नेशन वाटर इंपॉर्टेंट है। तो उसी की सबमिट हुई थी, तो वो किसके अंदर आता है ये आपने देख लिया, एजेंसीज है। किसने किसने ऑर्गेनाइज किया, ये जब भी पूछेगा तो गलत कर देना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ओवर एक्सप्लॉइट क्या होता है, किटकली क्या होता है। हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे कमी है पानी की, तो हम ऐसे ही गेस कर देंगे कि वहाँ पे वेरी हाई, लगभग 100% है, अराउंड 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। फिर ये हमने देख लिया। फिर एक वाटर कन्वेंशन है, तो इसके 30 साल पूरे हुए, तो कोई न्यूज नहीं होती यार ये 30 साल पूरे हुए, 29 साल पूरे, 28 साल पूरे हुए, तो साल बढ़ेगा तो पूरे होंगे, ये न्यूज थोड़ी ना है। तो 2022 में क्या हो गया कि 30 साल पूरे हुए, तो उसके लिए इन्होंने डाल दिया कि नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप वाटर कन्वेंशन। तो बस इतना याद रखना कि वाटर कन्वेंशन जो ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्स है,
उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में देखता है। जैसे इंडस वाटर वाटर ट्रीटी है, तो इंडिया शायद उसका मेंबर भी बनाया जल्दी, जल्दी या पहले ही बनाया। तो इसने अडॉप्ट इन हेल्सिंकी इन 1992 एंड इंटेंड टू फोर्स 1996 negotiate करेगा रीजन इंस्ट्रूमेंट ओपन ग्लोबली फॉर एक्सेशन ऑफ ऑल मेंबर यूनाइटेड नेशन टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज। ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज, तो आपको यहाँ पे क्या रख लेना है कि हेल्सिंकी, हेलसिंकी प्रिंसिपल, ये किससे रिलेटेड है कि ट्रांस बाउंड्री वाटर कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड है। बस एक फैक्ट यहाँ रख लेना। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के बारे में है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन देख लेते हैं कि 1947 में हुआ था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। तो प्रमोट करेंगे पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 56 मेंबर है, लेकिन मेंबर इसके हर जगह से हो सकते हैं, ऑल इंटरेस्टेड मेंबर। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि ओनली यूरोपियन मेंबर्स कैन बी मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है, एशिया से भी हो सकते हैं, वहां से भी हो सकते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर। बस ये इंपॉर्टेंट, ये तीन फैक्ट बस यहीं से जो बनेगा बनेगा, अगर बनेगा तो। बस हेल्स की प्रिंसिपल आपको याद रखना है, बाकी क्या एग्रीमेंट है, एसडीजी, ये सब कुछ नहीं। यूनाइटेड अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज, अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। सो बुक टाइटल अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज वाज कंपाइल्ड बाय एक्सपर्ट ने किया एट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, आयोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, मटेरियल फिक्सर ऑफ रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ मतलब नहीं है इसका, बस अनकन्वेंशनल वाटर क्या है वो याद रखना कि अनकन्वेंशनल वाटर जो कन्वेंशनल ना हो, जैसे कि सलाइन वाटर हो गया, वो हम यूज थोड़ी ना करते हैं। ब्रैकिश वाटर हो गया, एग्रीकल्चर ड्रेनेज वाटर हो गया, अनट्रीटेड वाटर एफिलिएंट, तो इसी को अनकन्वेंशनल वाटर बोलते हैं। तो उसी के बारे में कुछ एक्सपर्ट वगैरह ने कुछ सारी चीजें बनाई 50 लोगों ने मिलकर, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना कि ग्रे वाटर क्या होता है। मैच द फॉलोइंग में आएगा ग्रे वाटर, ब्लू वाटर, ये वाटर, वो वाटर। तो मैच द फॉलोइंग, तो ग्रे वाटर क्या होता है कि अभी एक न्यूज में था कि 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट हैज बीन अचीव्ड कहाँ पे, पप्पन कुजी विलेज इन तमिलनाडु। तो ग्रे वाटर क्या होता है, जैसे वेस्ट वाटर होता है, जैसे बाथरूम का, शावर्स का, हैंड बेसिन का, वॉशिंग मशीन का, डिश वाटर के जो गंदे पानी होते हैं उसी को ग्रे वाटर कहते हैं। उसको कैसे मैनेज करें, कैसे रिसाइकिल करें, तो उसी के बारे में बात होती है। जो हमने एक स्कीम लॉन्च की थी ना, कौन सी स्कीम का नाम था वो, कुछ लाइफ करके, तो उसमें ये भी बात होती है कि कैसे हम ये छोटी छोटी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो ग्रे वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, रिसाइकिल करने का सिग्निफिकेंस क्या है, ये पानी बचाएंगे और उसकी डिमांड कम होगी, ये होगा वो होगा, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन कम होगा, कुछ भी लिख सकते हो। तो ग्रे वाटर याद रखना है। और अनकन्वेंशनल वाटर क्या है, बस डेफिनेशन, बाकी ये सब कुछ नहीं। फिर हैवी मेटल कंटेमिनेशन, अब ये टेबल इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस वगैरह में भी आता है, ये आपके यूपीएससी में आता है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है कि 75% मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्टेड हैवी मेटल पॉल्यूशन एज पर द सीएससी, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट। तो मेटल है, ये हर स्टेट में, अराउंड 7 स्टेट में है। जो ज्यादा पाया जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, लद्दाख। हैवी मेटल्स क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, जैसे लीड, आयरन, निकिल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसी में हुआ था ना कि 2013 में सवाल आया था, उसमें एक ऑप्शन उन्होंने शायद प्लूटोनियम दे दिया था। तो प्लूटोनियम थोड़ी ना वाटर कंटेमिनेशन हो सकता है। तो 6-7 जब स्टेटमेंट होते हैं, 8 स्टेटमेंट, तो उसमें एक गलत होता है पक्का, डी कभी नहीं सही होता, तो याद रख लेना। तो उसी के बारे में है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से वाटर पॉल्यूशन जिससे हमें डिसीज होता है। तो आर्सेनिक से क्या डिसीज होता है, ब्लैक फुट डिसीज होता है, पेनफुल एंड डिसफिगरिंग ऑफ स्किन कंडीशन, मेलोसिस, केरोटिसिस, हाइपर केरोटिसिस, लीवर एंड किडनी, आर्सेनिक से डैमेज होगा, फर्टिलिटीज फ्रॉम हार्ट, लंग्स, मल्टीपल कैंसर। फ्लोराइड से क्या होगा, दांत के लिए होता है, देखो डेंटल फ्लोरेसिस। तो फ्लोराइड आप दांत से रिलेटेड याद कर सकते हो। और मैग्नीज का क्या होता है कि जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम कर देता है, मैग्नीज। यूरेनियम से क्या है, केमिकल, यूरेनियम से आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, तो यूरेनियम। बोन कैंसर हो सकता है, इंक्रीज इन बोन कैंसर। नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, 2021 में यूपीपीसीएस में आया था, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इसको ये भी बोलते हैं मेथेमोग्लोबिनेमिया, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरेक्टल कैंसर, थायराइड डिसीज एंड नेचुरल ट्यूब डिफेंस। अब इतना नहीं डिटेल में याद रखना, बस थोड़ा थोड़ा आप देख लिया तो एलिमिनेट कर ले जाओगे वहां पे। जैसे नाइट्रेट पूछा तो आर्सेनिक तो नहीं मार के आओगे, आई एम श्योर, अगर एक बार देखा है आप समझ जाओगे नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अभी उसी के बारे में, तो उन्होंने लीड पॉइजनिंग में भी थोड़ा सा देखा कि एक रिपोर्ट तैयार की नीति आयोग ने और काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, कि लीड पॉइजनिंग कहाँ कितना होता है। तो इंडिया क्या है, वो बियर करता है वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लीड पॉइजनिंग। एरिया कौन कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। और हाईएस्ट एवरेज ब्लड लीड लेवल।
सोर्सेज क्या क्या है, नेचुरल सोर्सेज, माइनिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनरी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक से, तो ये डी मार के आना कि सब सोर्सेज हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो नहीं है। हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ लीड्स, क्या होगा उससे, हेडेक होगा, नौसिया होगा, इरिटेबिलिटी होगी, टायर्डनेस, इमोशनल, प्री मेच्योर बर्थ होंगे, बॉडी सस्पेक्टेबल टू एनीमिया हो जाएगा, अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। तो निगेटिव चीजें जितनी हो रही है हेल्थ के इश्यूज है तो भी लगभग सही होते हैं। बस ये याद रखना, ये टेबल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी उतना खास कुछ है नहीं इसमें। और ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो पाए जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर में, तो पॉल्यूटेंट्स के नाम पूछ लेगा। फिर ये देखो, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस, तो कोई सब्सटेंस है, तो एक न्यू रिसर्च ने अभी सजेस्ट किया कि रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कंटेमिनेटेड बाय पर एंड पॉलीफ्लोरोली सब्सटेंस। तो बस यूपीएससी ये स्टेटमेंट देगा, ऐसे देता है ना कई बार, हर साल एक दो सवाल पूछता है। तो किससे, बस ये समझ लें कि वाटर पॉल्यूटेंट्स है, वाटर पॉल्यूटेंट्स है, कुछ ऐसी यूज की चीजें नहीं है कुछ वैसा। तो वाटर पॉल्यूटेंट्स है, जिसको और क्या बोलते हैं, फॉर एवर केमिकल्स, की डू नॉट डिग्रेड इजिली, ये अच्छे से जल्दी डिग्रेड नहीं होते। तो बस यही मैं कहता हूँ कि आपको न्यूज एक बार स्कैन क्यों करना चाहिए, कि सिंपल सिर्फ हेडिंग आपने पढ़ लिया ना न्यूज का नाम, और ये देख लिया कि वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो सिंपल ऐसे सवाल आ जाएगा, पर एंड पॉली यूरो कैली एल्किल सब्सटेंस ऐसे क्या है, तो आप वाटर पॉल्यूशन लिखा होगा रिकॉग्नाइज कर लोगे वाटर पॉल्यूशन। इसीलिए जरूरी होता है कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट हेडिंग पढ़ लिया करो। जो आप कहते हो ना सर 6 महीने के पढ़ो, 8 महीने के पढ़ो, डिटेल में नहीं पढ़ते, बट एक स्कैन कर लो कि कोई ऐसे टेक्नोलॉजी, कोई ऐसे वर्ड्स वो दिमाग में होते हैं। तो ये क्या है, केमिकल विद पार्शियली और केमिकल फ्लोरिनेटेड कार्बन चेन ऑफ वेरिएटन रिफर्स एज फॉरएवर केमिकल। और ये उसमें भी इंक्लूड किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम 2001 में आया था, जो वो सारी चीजें देखता है। तो बस ये याद रखना कि वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक केमिकल है बस। अब ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो नोनिल फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल से याद रख लेना, क्योंकि कुछ पूछा था शायद 2021 में पूछा था ऐसे टर्म्स, तो कहाँ यूज होता है। तो अभी इसने क्या, इससे एक स्टडी हुई थी तो उसमें रिवील हुआ प्रेजेंस हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है। तो नॉनिफिनॉल इज ए कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नैनोफिनॉल एथॉक्सीलेट्स। इसका क्या है, जो एथॉक्सीलेट है यूजेस एज सर्फेक्टेंट्स इन डे टू डे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, सच एज डिटर्जेंट, रेटिंग एजेंट एंड डिस्पेरेंट्स। बस ये इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछेगा कि क्या है नॉनिफिनॉल, तो यूज इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फलाना दिन का ये वो, तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक डिटर्जेंट, वेटिंग एंड एजेंट ऑफ डिसर्सन। ऐसे 2021 में एक सवाल पूछा था, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस। अब यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोडक्ट, कि आपको ये सब पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, तो इसने काम हो गया। फिर एंडोसल्फान क्या है, ये पेस्टिसाइड है, इट इज ए पेस्टिसाइड। 2019 में ऐसे सवाल पूछा था, दिस इज पेस्टिसाइड, दिस इज ये, दिस इज वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो आम पकाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं या कुछ वैसा है, तो ये पेस्टिसाइड है एंडोसल्फान। तो न्यूज, एथाइलिन। हाँ हाँ वही जो भी है, तो ऐसे 4-5 टर्म देते हैं, 4-5 नाम देते हैं। तो बस याद रख लेना कि केरला गवर्नमेंट को अभी 5 लाख कंपनसेशन देना पड़ा, कुछ उन्होंने यूज किया था। तो वही ये यूज कहाँ करेंगे पेस्टिसाइड, तो आपको पता है पेस्टिसाइड कहाँ, कॉटन, कैशू, ये फलाना ढिमका, वो सब नहीं पढ़ते, बस ये याद रख लेना कि पेस्टिसाइड है। फिर ये कुछ टर्म्स हैं जैसे क्लोरोफाइरफोस, फायरोनिल्स, एंथ्रानिस एंड पैराक्विट, ऐसे 4 टर्म दे देगा। क्या है ये इंसेक्टिसाइड है, ये सारे इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट्स को मारते हैं, तो ये 4 टर्म दे देगा। तो आपको ये यहाँ पे एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्या कमिटी ने बोला, यहाँ पे नहीं जरूरत है कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये जरूरत है रिवाइज करने के लिए, ये कंफ्यूज मत हो। कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये पेस्टिसाइड है, ये इंसेक्टिसाइड है, माइक्रोप्लास्टिक है ये। तो इसमें एक न्यूज आई थी कि कावेरी में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं जो हार्मफुल है। तो माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो लेस देन 5 mm होते हैं, लेस देन 5 mm होते हैं, याद रख लेना आप, कि लेस देन जो 5 mm होते हैं। माइक्रो बीड क्या होता है, माइक्रो बीड आया भी था 2021 में शायद। माइक्रो बीड जो होता है वो शायद लेस देन 1 mm होता है, और माइक्रो प्लास्टिक जो होता है लेस देन 5 mm होता है। दोनों हार्मफुल होते हैं, किसके लिए, फिशिंग के लिए। तो बस वही है न्यूज की चीजें, कुछ खास न्यूज नहीं है, बस माइक्रो प्लास्टिक याद रखना। फिर नैनो प्लास्टिक क्या होता है, नैनो लेवल भी होंगे। रिसर्च है डेवलप्ड इन न्यू मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड डिटेक्ट एंड मेजर द अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक plants nanoplastic commonly plastic in the environment polystyrene polyvinyl chloride nanoplastic, ये सब नैनो प्लास्टिक है। तो ये नैनो प्लास्टिक इसको बोलते हैं जो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियन ऑफ मीटर, तो उसी का कुछ डेफिनेशन दिया है। कुछ खास नहीं यार, ये नैनो प्लास्टिक वगैरह इसमें कुछ वैसे आएगा भी नहीं, कुछ भी देते हैं, रिसर्च हुआ है, कुछ कुछ नाम भी नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं गवर्नमेंट का, कुछ ऐसा नहीं है, तो ये मतलब रिलेवेंट बन जाता है एक तरीके से।
अर्थगंगा के बारे में, recently several new initiatives were launched under the Earth Ganga concept during the event of यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। तो अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग कानपुर में 2019 में। तो इसका फोकस क्या था? अर्थ गंगा रिलेटेड टू focus on creating economic livelihood opportunity under the Namami Gange program, the flagship government of क्लीन गंगा। तो बस यही इसका ऑब्जेक्टिव है, चार ऑप्शन देंगे कि गंगा में ये करवा डालेंगे, वो करवा डालेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी बढ़ाएंगे, जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। इनिशिएटिव लॉन्च अंडर अर्थ गंगा जलज लॉन्च हुआ, उसके लिए 36 लोकेशन पे जिसमें स्मॉल शॉप होंगे, फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर होगा, प्रमोट करेंगे लाइवलीहुड को। फिर शाहकार भारतीय होंगे कि टू आइडेंटिफाई 70 विलेजेस 5 स्टेट टू मेन स्टेम एम सहकार गंगा ग्राम। एम क्या है इसका? नेचुरल फार्मिंग, वो सारी चीजें, टूरिज्म। तो अब ये जितनी चीजें हैं ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, तो कोई चीज इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, कोई स्कीम है तो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगी, सिंपल है। बस अर्थ गंगा का कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि इसका मतलब क्या है, इसको लॉन्च किसने किया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। फिर वर्टिकल और गंगा, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये करेंगे वो करेंगे, वो आप एलिमिनेट कर लोगे आराम से यार। कोई अच्छी अच्छी चीज होगी, कोई स्कीम लॉन्च, अब ये बोलेगा कि गंगा को क्लीन करेंगे, एक स्टेटमेंट आ गया, तो आप क्या बोलोगे? नहीं करेंगे। आप उसको सही मानोगे यार, अर्थ गंगा कुछ अच्छी चीजें होंगी, निगेटिव स्टेटमेंट जाना मुश्किल हो जाता है। ये लिख दिया कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, रूरल एम्पावरमेंट करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो अब क्या बोल दोगे? नहीं नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, रूरल एम्पावरमेंट नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे फिर? तो ये स्टेटमेंट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ये तो बस कॉपी पेस्ट अच्छा दिखाने के लिए, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते। बस अर्थगंगा का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, स्कीम कौन कौन से है वो देख लिया। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिजिटल गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, और ये इसका मैंडेट है कि यूटिलाइज करेंगे एसेट क्रिएटेड अंडर नमामि गंगे, मॉनिटर करेंगे सीवेज वगैरह कहाँ हो रहा है, क्रिएट करेंगे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद पीपल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन इसका चेयरपर्सन होगा। स्टॉक होम वाटर वाटर वीक हुआ था, वाटर वीक हुआ था, ऑर्गेनाइज टाउन हॉस इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट टू एड्रेस द ग्लोबल इश्यूज रिगार्डिंग द कंसर्न ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो स्टॉक होम वाटर बेकार है, कुछ ये न्यूज है ही नहीं, क्या यूपीएससी बनाएगा। ये देख लेना कि इसका जो हेड होता है, ऐसे लिख देगा कि स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट लिख देगा कि डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी बनाई जाएगी, उसका हेड जो होगा वहाँ का लोकल एमपी होंगे, एमपी नहीं, उसका चेयरपर्सन जो है। कमिटी के हमेशा ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं जरा, और जो काउंसिल होता है, काउंसिल उसके मिनिस्टर वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन। तो कमिटी है तो ब्यूरोक्रेट्स डीएम होगा। अब छोटे छोटे इनिशिएटिव, अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन, भारत ट्रैप है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था भारत ट्रैप टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वाटर स्केल देयर बाय रिड्यूस वाटर कंजम्पशन सोर्स ऑफ कंसिडर। तो भारत ट्रैप किसका? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का है। निर्मल जल प्रयास है, निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव किसका है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, माही। एम क्या है? मैप करेंगे ग्राउंड वाटर एंड सेव करेंगे 500 करोड़ लीटर ऑफ वाटर एनुअली। एडवोकेसी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, एम्प्लीफिकेशन टुवर्ड्स द सेविंग वाटर विल बी डिसेमिनेटेड हाईलाइट। अब इस बॉडी के बारे में पढ़ते हैं जिसने लॉन्च किया, ऑटोनॉमस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1998 में, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो ये बॉडी का नाम है, बस ये याद रखना है। और उतना कुछ खास स्कीम है नहीं, मैं तो पढ़ो भी ना, बस इतना पढ़ लूँ, दोबारा रिवाइज भी ना करूँ, क्योंकि इसमें क्या पूछेगा। बस याद रख लो कि अर्बन अफेयर से कुछ रिलेटेड है, उसके अंदर है जो वाटर की अच्छी अच्छी बातें। नेशनल वाटर अवार्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर अवार्ड्स कौन सा था? चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, यहीं पे लॉन्च करते हैं। इंट्रोड्यूस टू रिकॉग्नाइज द इनकरेज एग्जाम्पलरी वर्क एफर्ट टुवर्ड्स द वाटर कंजर्वेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, इंडिविजुअल हो, कंप्लीट गवर्नमेंट विजन टू जल समृद्धि भारत। जो अच्छा अच्छा काम कर देंगे उसको अवार्ड देंगे। तो अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जल दूत ऐप है, एक जल दूत ऐप है, किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्यों? आइडेंटिफाई करेंगे ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड विलेज। ऑल विलेज हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेलेक्टेड विलेज कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दे देगा, नहीं, गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कैसे आपको याद रखना है। फिर स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ है और सुजल है प्रदेश है, तो कोई प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को, तो ये अंडमान निकोबार है। क्या हुआ? ये पहला ये बना है स्वच्छ सुलज प्रदेश, स्वच्छ सुलज प्रदेश सर्टिफिकेट दिया गया इसको। क्यों? तीन क्राइटेरिया इसके, पहला है कि सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर, इसका मतलब अंडमान निकोबार में सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, ओपन डिफेक्शन फ्री है अंडमान निकोबार, क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन है, लाइक इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन सब बात। ऑल विलेज ऑन अंडमान निकोबार है रिसीव्ड हर घर जल सर्टिफिकेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
आप एक्सट्रीम लगेगा, तो इसीलिए एक्सट्रीम को हाईलाइट कर लेते हैं कि अगर एक्सट्रीम में यूपीएससी ने कुछ खेला तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। पेयजल सर्वेक्षण, पेयजल सर्वेक्षण, तो ये क्या है, किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने। पे है, जल करेंगे सर्वेक्षण, ground survey of पेयजल solution under the Atal Mission Rejuvenation and Urban Transformation serve as monitoring tool to accelerate फॉर अमृत मिशन। अमृत मिशन भी इससे रिलेटेड है, अर्बन एरिया से वाटर मैनेजमेंट वगैरह सब करेंगे। टू इंस्टिल हेल्दी कंपटीशन मोटिवेशन अमंग सिटीज एंड लोकल बॉडीज, इसका फोकस क्या है? वाटर यूटिलिटी कैसे बढ़ाना है, यूज वाटर यूटिलिटी सर्विस वाटर बॉडीज, नॉन रेवेन्यू वाटर एस्टिमेशन बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट। इतना बोरिंग है। थर्ड पार्टी एजेंसी प्राइवेट फर्म विल कंडक्ट सर्वेक्षण। अब इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये याद रखना किसके अंडर स्कीम है, स्कीम है अर्बन अफेयर्स के अंदर, और बस वाटर से रिलेटेड है, तो उतना आप एलिमिनेट कर लोगे, उतना फैक्ट इसमें कुछ है नहीं और पूछेगा भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पीसेस वगैरह के लिए, या स्टेट में पूछ लिया कि अंडमान निकोबार में कम फर्क। तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन। अब लैंड के बारे में डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पोटेंशियल टॉपिक जहां से सवाल बनाए जा सकते हैं। 1 सेकेंड। हम्म तो अभी क्या हुआ है कि जो कॉप ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो हमने 3 पढ़ा था। यूएन सीसीडी जो डिजर्टिफिकेशन है, यूएन सीबीडी जो बायोडायवर्सिटी, और यूएन एफसीसीसी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये 1992 अर्थ समिट से बने। तो इसका क्या हुआ कि अभी कौन सी मीटिंग हुई है? कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉप 15। तो सिंपल कॉप 15 यूपीपी से पूछेगा कि डिजर्टिफिकेशन वाला जो कहाँ पे हुआ है, कोटो आई ड्यूब्रे में जहाँ पे हुआ है वो कौन सा है? वो कॉप 16 है, कॉप 14 है, कॉप 18 है, कॉप 17 है, तो 15 है। क्या देख लेना, पहला हेल्ड इन अबीजान कोटे आइवरो कंक्लूडेड रिसेंटली। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या है यूएनसीसीडी के बारे में, तो वही चीज की ब्रिंग करेंगे टुगेदर लीडर फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइवेट सोसाइटी की स्टेक होल्डर, कि कैसे मैनेज करना है डिजर्ट वगैरह को, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। इंडिया ने होस्ट किया था 2014 में, हमने डिस्कशन किया था कॉप 14 इंडिया ने होस्ट किया था, चाइना से हमने ले लिया था। और हमने एक दिल्ली डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया था, उसमें बोला था कि रिस्टोर करेंगे 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 इंडिया ने। इसका जो थीम था रिस्टोर करेंगे लैंड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, हमने लास्ट सेशन में देखा था। कॉप 14 का था जो इंडिया ने किया था, कॉप 15 का भी कोई होगा, अभी देखते हैं आगे। अभी पहले हम यूएनसीसीडी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1994। यूपी से पूछेगा 92, 93, 94, 95। तो 94 है, सोल लीगल बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिंकिंग एनवायरमेंट डेवलपमेंट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो डिजर्टिफिकेशन है, तो लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे सब इसके अंदर कवर होंगे। तो ये फोकस करेगा पुट द वर्ल्ड ऑन द पाथ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कार्बन न्यूट्रलिटी। 196 मेंबर हैं, वन ऑफ द रियो कन्वेंशन है जो 1992 में हुआ था समिट का। 3 मैंने बुलाया ना, 3 अभी ऊपर डिस्कस किया, तो उसमें से एक ही है। तो और इनिशिएटिव है इससे, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, तो लैंड रिलेटेड लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो सब इसी के अंदर आएगा। लीगली बाइंडिंग है, याद रख लेना, 1994 बना था, उससे आया था। तो अभी अभी ये क्या हुआ, आउटकम क्या हुआ कॉप 15 का? तो उन्होंने नई कमिटमेंट किया कि रिस्टोर करेंगे कितना, 1 बिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक। बाकी ये सब कुछ नहीं है। न्यू डिक्लेरेशन इश्यूज क्या क्या, अभी जानकाल, अभी जानकाल तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे, अभी जानकाल is related to biodiversity, is related to protection of climate change, is related to management of degraded land, ऐसे आएगा। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई टर्म बनाना हो, यूपीएससी टर्म से उठाता है, तो पहला तो मैं ये बनाऊंगा, दूसरा मैं दिल्ली वाले से और अभी कॉप 15 से कंपेयर करूंगा, जो इंडिया का था कॉप 14 में, तो उसमें ये ट्विस्ट कर दूंगा, जो ये कॉप 14 वाला था उसको कॉप 15 वाला डाल दूंगा, तो इसका जो था फलाना फलाना ये था। तो कैसे सवाल बन सकते हैं, आपको दिमाग कैसे चलाना है जहाँ सवाल बन सकते हैं। आपको ऐसे बंधुआ मजदूरी नहीं करनी कि सब कुछ पढ़ना है सब कुछ रटना है, समझ में आना चाहिए सवाल कैसे बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं। तो कॉप 15 इंडिया में हुआ था, मैं एक स्टेटमेंट डाल दूं कॉप 15 इंडिया में हुआ था जिसका थीम था, ये हटा के कॉप 15 वाला थीम डाल दूं, तो आपको एक नजर अगर आपको पड़ी होगी, नहीं कॉप 14 में ये थीम था रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर की बात की थी। या मैंने ये लिख दिया कि अबिद जान कॉल न्यूज मैंने आपको बताया, ऐसे पूछ लिया। ये कुछ यूएनसीसीडी को बता दिया कि नॉट लीगली बाइंडिंग, ऐसे करके। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो अदर इनिशिएटिव जो हुआ, बिजनेस लैंड इनिशिएटिव, साहेल रीजन को सही करेंगे, ड्रॉट लैंड, तो सब अच्छी अच्छी बातें, ये आप गलत नहीं करोगे, ऐसे पूछेगा भी नहीं। एक याद रख लेना कि इन्होंने क्या बात की, एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन गिवन लीगल फोर्स। अरे यार यहाँ पे पेज मिस हो गया, पता है, 1 सेकेंड। 38, 38, मैंने क्रॉप किया ना जल्दबाजी में, 38 पेज।
48 कहाँ है? हाँ, तो ये हमने देखा अदर इनिशिएटिव, वो सारी चीजें देखी। और इसका जो कॉप 15 का थीम था, सी कॉप 15 का थीम क्या था? लैंड, लाइफ एंड लेगेसी एंड डिक्लेरेशन। तो ये मैं कॉप 15 में डाल सकता हूँ, तो ध्यान से, बस ये ध्यान से देना, क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी बनाता है। अभी जॉन काल, ये भी आपको याद रखना है। ये देखो, ये इसका थीम था 14 का, ये 15 का, ये तो ये ट्विस्ट कर सकता है। अदर इनिशिएटिव जो थे वो लैंड से रिलेटेड जितने भी चीजें अच्छी चीज, सब उसी की इनिशिएटिव। लाइट पॉल्यूशन है, 2022 इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक वाज रिसेंटली लॉन्च। डार्क स्काई वीक, तो डार्क स्काई वीक किससे रिलेटेड है? लाइट पॉल्यूशन से। ग्लेयर स्काई ग्लो लाइट, तो लाइट से पॉल्यूशन होते हैं, उससे बर्ड्स वगैरह माइग्रेट करते हैं, उनको दिक्कत होती है, आंखें उनकी खराब हो जाती हैं, तो वही सब फलाना टिमका एलईडी से, रोड वाली लाइट से। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका। ई वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था इस बारे में मेंस में पूछेंगे, बट आया नहीं, तो फ्री में पूछ सकते। तो अभी क्या हो गया कि several single several single use plastic item identified by Ministry of Environment First Climate Change were भी बैंड कब से? 1 जुलाई 2022 से। तो 1 जुलाई 2022 से स्ट्रीट पीसेस के लिए। तो सिंगल यूज, अबाउट द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, वही है कि जिसका लो यूटिलिटी होता है, हाई लिटरिंग पोटेंशियल होता है, आइडेंटिफाइड अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल। सब तो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, बट बैन नॉट एप्लीकेबल टू कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। जो कंपोस्ट हो सकते हैं उनको क्यों करेंगे भाई, वो तो डिग्रेड हो सकता है, तो उस पे क्यों करेंगे? तो जाहिर सी बात है, हम उतना ब्रेन है हमारे पास, समझ लेंगे। तो इसकी जो पावर कहाँ से है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हमने बताया था ना, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, कि कोई भी रिलेटेड होता है एनवायरमेंट से इश्यूज, तो पावर जनरली यहीं से आते हैं। इको सेंसिटिव जोन का यहीं से आता है, जेनेटिक इंजीनियर का अप्रेजल कमेटी का यहीं से आता है। तो इसमें 5 साल की बात की, पेनल्टी 1 लाख की बात की। तो अभी क्या इन्होंने बोला कि जो रूल आया, अमेंडमेंट रूल आया, उसमें हमने ये बोला कि जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग इंक्रीज करेंगे 50 माइक्रोन से 75 माइक्रोन। कब? 30 अप्रैल 2021 तक, और फिर 120 कर देंगे कब? 31 दिसंबर 2022 तक। तो अभी 120 हो गया। और कंप्लीट बैन करेंगे किसमें? जो तंबाकू पान गुटखा खाते हो ना, उस पे, जैसे गुटखा तंबाकू बैन, मसाला, इस पे कंप्लीट बैन करेंगे प्लास्टिक का। ये बातें हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक वही होता है जो एक बार हम यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा यूज नहीं करते, तो वो चीजें हैं। तो उसी के बारे में, प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं, कटरली आइटम, अदर आइटम, पैकेजिंग फिल, प्लास्टिक स्टिक, तो ये सारी चीजें, जैसे कटरली हो गया, फिर स्पून्स हो गया, नाइफ स्ट्रॉ, ये सब आप पहचान लोगे, और यहाँ से कौन से सवाल बनेंगे कि प्लास्टिक है या नहीं। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइन गिवन लीगल फोर्स दिया गया है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी 2019 में आता है, किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक से रिलेटेड है। और ई वेस्ट में दो जगह इसकी बात होती है, प्लास्टिक वाले में बात होती है, एक ई वेस्ट में करते हैं, कि जो बनाता है उसी की काम होती है, जिम्मेदारी होती है कि उसको रिसाइकिल करे, उसको वापस लेके आए। तो ये आया था 2019 में, 2019 के उसमें था कि एक्सटेंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें प्लास्टिक ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि दो कैसे दे सकता है, प्लास्टिक में तो है ही है, और ई वेस्ट में था, तो ई वेस्ट ऑप्शन था, वही उसका करेक्ट ऑप्शन था। तो ऐसे आपको याद रखना है। तब इसको बैन कर दिया है। तो सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, फिर से हम ये वाला ओपन करते हैं, वो पेज हमारा मिस हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हम मिटा सकते हैं। तो अभी सरकार ने क्या क्या गाइडलाइन लिए, देखो। पहला तो सरकार ने ये किया कि एक मस्कट लॉन्च किया, प्रकृति मस्कट। वो अवेयरनेस बढ़ाएगा प्लास्टिक के रिलेटेड, बिहेवियर कैसे चेंज करें, ये नहीं खा के पन्नी आपने फेंक दी। तो प्रकृति मस्कट किससे रिलेटेड है? प्लास्टिक वाले से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस पोर्टल ऐप उन्होंने बनाया, वो सेंटर सीपीसीबी ने लॉन्च किया। किससे किससे रिलेटेड? एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल, प्लास्टिक पैकेजिंग। मोबाइल ऐप लॉन्च किया, कैसे ग्रीवंस रिडर्सल हो सकता है, मॉनिटरिंग मॉड्यूल्स। तो ये सब हमने स्टेप उठाए हैं, कि हमने बैन तो किया, लेकिन कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, उसको कंट्रोल कर लें, और उसका रिप्लेसमेंट भी अच्छे से हो जाए। डायरेक्शन किया गया है, इशूज किया गया है, किसको किसको, सबको, कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करेंगे, कि अगर आप कर रहे हो रॉ मटेरियल प्रोवाइड की प्लास्टिक बनाओ, तो आप पेनलाइज होगे। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको मॉडिफाई करेंगे, करना होगा, रिवोक करेंगे कंसेंट टू ऑपरेट इशूज, जैसे कोई आपने एक्ट वगैरह कुछ लिया था, कुछ परमिशन लिया था, तो फिर से आपको लेना पड़ेगा। कस्टमर अथॉरिटी टू स्टॉप द इम्पोर्ट, वो भी आपको देखना है, जो कस्टमर है, कस्टमर कस्टम्स अथॉरिटी है, वो देखना है कुछ इंपोर्ट ना हो पाए ऐसा। और लोकल अथॉरिटीज इश्यूज फ्रेश कमर्शियल लाइसेंस विद कंडीशन दैट सिंगल यूज प्लास्टिक विल नॉट बी सोल्ड, तो ये भी देखना है। तो अभी रिलेटेड न्यूज है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अमंग द टॉप प्लास्टिक प्लास्टिक प्रोड्यूसर स्टेट बने। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। तो ये किसने फाइंड किया? सीपीसीबी ने, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इंडिया का ओवरऑल रैंक 5th है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। ऑलमोस्ट 83% कम फ्रॉम द जस्ट 10 स्टेट। तो ये कोई इतना खास न्यूज नहीं है। हाँ, पुनीत सागर अभियान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सिंपल, अब देखो इतने सारे में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, सिर्फ 4-5 आएंगे उसमें से, तो इसीलिए फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। तो पुनीत सागर सागर अभियान, तो ऐसे पूछेगा।
पुनीत सागर अभियान इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द फिशिंग, या पुनीत सागर अभियान इज रिलेटेड टू द, क्योंकि सागर है तो चारों ऑप्शन सागर से रिलेटेड होंगे। तो किससे रिलेटेड है ये? टैकल इश्यूज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, उससे रिलेटेड है। टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग लोकल पॉपुलेशन इंपॉर्टेंस कीपिंग बीचेस क्लीन करो, उसको ये करो। तो पुनीत सागर अभियान, तो पुनीत किससे? प्लास्टिक वगैरह, प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये आप रखेंगे। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है, इसको रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इसको करता है ओईसीडी। तो ग्लोबल प्लास्टिक आउटपुट रिपोर्ट 2060 रिपोर्ट वाज रिसेंटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी करता है, बस यही याद रखना है। तो वही सारी चीजें कि कैसे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, इससे ये दिक्कतें हो रही है, वो दिक्कतें, वो बीच में नहीं पूछेगा, बस रिपोर्ट डायरेक्टली सीधे रिपोर्ट पूछेगा, ग्लोबल प्लास्टिक रिपोर्ट। तो इसकी आपकी लिस्ट बना लेनी है। फिर आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल, e-waste management rule. So Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified e-waste management rule 2022 in the exercise of power conferred by the Environment Protection Act 1982। तो इन्होंने प्रोविजन में क्या क्या ई वेस्ट की डेफिनेशन डाले। तो ई वेस्ट आपको पता है क्या क्या होता है? कोई चीज आप रिपेयर करते हो, रिफर्बिश्ड करते हो, तो जो वेस्ट चीजें होती है वो होती है, सब कुछ कवर होता है इसमें। कुछ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या क्या है? देखो कुछ चीजें नहीं कवर होती, जैसे वेस्ट बैटरी लिखा होगा तो वो नहीं कवर होती इसके रूल के अंदर, यहाँ से नहीं होते। एंटिटीज नॉट कवर इन ई वेस्ट रूल, वो किससे कवर होता है? वो कवर होता है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल। बैटरी वाला बैटरी रूल से कवर होगा। पैकेजिंग प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाले से रेगुलेट होगा। माइक्रो एंटरप्राइज वो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट से होगा। रेडियो एक्टिव वेस्ट वो एटॉमिक से होगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसे चार पांच लिखे हों कि ये सारी चीजें कवर होती है, वेस्ट, पैकेजिंग, माइक्रो, रेडियो, तो ये एलिमिनेट कर देना आप कि ये चार तो नहीं है। और ऐसे यूपीएससी सवाल बना सकता है, मॉक टेस्ट वाले तो ऐसे ही बनाते हैं। तो कवरेज इन्होंने बताया क्या क्या है, सब कुछ है। वो चार एक्सेप्शन छोड़ के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, किससे? सीपीजीबी के साथ में, वही सारी चीज देखता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट देगा, सबको रहना चाहिए कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उसको रिकलेक्ट भी करना है। तो यहाँ भी बात होती है प्लास्टिक में कि वेस्ट में, हमने अभी डिस्कशन किया था। तो ये रैंडम सैम्पलिंग डिस्कस करेगा कौन? सीपीसीबी ऑफ इलेक्ट्रिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लेस ऑन द मार्केट, इम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कंपनसेशन। तो वो कोई चीज रोक रहे हो तो आप कंपनसेशन कुछ ना कुछ तो लगाओगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस किया था। और ये एक ई वेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो इवोल्यूशन है, तो वो देखने की जरूरत नहीं है, बस रूल हमें देखने की जरूरत है। किसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, ये एक्सेप्शन है। और डेफिनेशन डेफिनेशन सारी चीजें बोला गया है। तो इसमें और क्या बात हुई? मैन्युफैक्चर मेक द एंड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर के बारे में बात हुई है, प्रोड्यूसर के बारे में, रिसाइकलर, स्टेट गवर्नमेंट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सबकी आते हैं, इसी को बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो कर रहा है, जो यूज कर रहा है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे मैनेज करे। और ओवरऑल जो प्रोड्यूस करता है वो उसको देखता है। तो ये टर्म इसी से रिलेटेड 2019 में आता है, ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर मीटिंग रिसाइकलिंग टारगेट टू इंश्योर एनवायरमेंट साउंड एंड मैनेजमेंट ई सिस्टम। जितना आप कर रहे हो उसको आपको रिसाइकल भी करना है। तो सर्टिफिकेट आपके पास होगा, दिखाना पड़ेगा। ये देख लो थोड़ा सा फैक्ट, ई वेस्ट जनरेशन थर्ड है इंडिया इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। अबाउट 4 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है, दिस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फोल्ड 14 फोल्ड बाई 2050। कंप्यूटर डिवाइस अकाउंट फॉर, जैसे इतने सारे स्मार्टफोन होते हैं तो उससे भी वेस्ट होता है। सिर्फ 1.5% रिसाइकल हो रहा है, सिर्फ 1.5%। और ज्यादा कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा अमंग द स्टेट हैव बिगर कैपेसिटी टू डिसमेंटल एंड रिसाइकिल ई वेस्ट। सबसे ज्यादा ई वेस्ट वहीं पे है, उनके पास कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो ये हमने डिस्कस किया ई वेस्ट का। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है, तो अभी इसकी मीटिंग हुई थी। कौन सी? 18 मीटिंग ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स रिव्यू टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन वाज हेल्ड रिसेंटली। तो उसके आउटकम क्या हुए? तो कुछ चीजें रिव्यू की गई हैं, कुछ केमिकल्स के नाम, जैसे डाइक्लोरिन प्लस फ्लेम रिटार्डेंट है, यूबी 2328 स्टेबलाइजेशन है, मीडियम क्लोरेट पैराफाइन है, ये फ्लेम रिटार्डेंट है, लॉन्ग चेन एसिड है, ये क्लोरोफिरॉस है, ये पेस्टिसाइड है। तो बस एक नजर देख लिया, इतना रटना नहीं है, सिर्फ रिव्यू किया गया इसको। और परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट जो लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिग्रेडिंग होते हैं, उसका होता है। इसका कन्वेंशन आया था 2001 में। मैंने आपको बताया था तीन, याद रख लेना। एक पहला सबसे पहले आपका कौन सा था? वो स्टॉकहोम था जो हजार्डस वेस्ट से है। दूसरा आपका रोटरडैम है 1998 में, वो केमिकल से रिलेटेड है, जिसमें प्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात होती थी। तीसरा आया था आपका स्टॉकहोम जो नहीं, ये बेसल है, ये बेसल है, बेसल जो हजार्डस वेस्ट की बात करता है। स्टॉकहोम जो है वो बात करता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आया था 2001 में और 4 में लागू हुआ था। ग्लोबल बाइंडिंग ट्रीटी है, सबसे पहले बाइंडिंग ट्रीटी है।
और किससे रिलेटेड है, प्रोटेक्ट करेंगे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को जो खा लेते हैं, तो फिर बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा। इंडिया ने रेटिफाई किया था 2006 में। नोटेबल कुछ एक स्टेट है जो नहीं नोटिफाई किया, उसमें कौन सा, यूएसए, इसराइल एंड मलेशिया। तो ऐसे पूछ लेगा, यूएसए इज नॉट, मतलब यूएसए ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया, तो सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रेगुलेशन रूल अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो कोई भी चीज हो यहीं से आता है। केमिकल टारगेटेड लिस्टेड एंड कन्वर्सन टेक्स्ट। दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने याद कर लिया बस। सबसे पहले तो ये याद करना है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, सिंपल सवाल आता है, एज द फॉलोइंग में, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। तो एनेक्सेशन वो बात कर रहा है ए बी में कौन सा है, थ्री में कौन सा है, ये सब कोई जरूरत नहीं। रोटरडैम अभी हमने देखा, प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट 1998 आया था। और ये किससे रिलेटेड है, ये केमिकल से रिलेटेड है, कि कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बताना पड़ता है दूसरे नेशन को, भैया ये प्रिकॉशन रखना है, ऐसे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। तो प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट है जो बाइंडिंग है, आपको बताना ही बताना है। ये देखो, फॉर्मली ऑब्टेनिंग एंड डिसमेंटिंग डिसीजन इंपोर्टिंग पार्टीज, उसी का मतलब होता है। सिंपल आएगा, प्रियोर इन्फॉर्म कंसेंट किससे रिलेटेड है, स्टॉकहोम, मिनीमाता, रोटरडैम या बेसल, तो इट्स रिलेटेड टू द रोटरडैम। तो इसमें दो चीजें याद रख लेना कि अभी रिव्यू हुआ है केमिकल रिव्यू कमेटी ने, एक आइप्रोडाइन, तो ये फंजीसाइड है, और एक टर्बीफोर्स, ये इंसेक्टिसाइड है। अभी ऊपर भी हमने टर्बीफोर्स ये देखा था, टर्बीफोर्स तो ये इंसेक्टिसाइड है। एक अनुपम वर्मा कमेटी आई थी, अनुपम वर्मा कमेटी आई थी 2019 में। तो इंडिया यूजेस द these chemicals permitted by the अनुपम वर्मा कमेटी। इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टर्बीफॉस। क्या है वो, इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने का काम होता है। तो ये दो चीज याद रखना कि इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है। अब रोटाडाइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि लीगली बाइंडिंग है, 98 में आया था, किससे रिलेटेड है, केमिकल से, कि फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बाय कंट्रीज विद रिगार्ड टू ट्रेडिंग हजार्डस केमिकल। 72 कंट्रीज हैं इसमें, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रियल केमिकल लीगली बाइंडिंग है। और इसकी एक सब्सिडरी कमेटी भी है, केमिकल रिव्यू कमेटी, जिसने जो रिव्यू करती रहती है टाइम टू टाइम, तो उसने अभी रिव्यू किया है इंटरनेशनल ट्रेड टू हजार्डेशन पेस्टिसाइड वर रिकमेंडेड फॉर द प्रियोर इन्फॉर्मेशन कंसेंट, कि अगर ये दोनों आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा दूसरे नेशन को। अभी रिपोर्ट देख लेते हैं कौन कौन सा रिपोर्ट किसने किया है। ध्यान से सिर्फ रिपोर्ट पढ़ा करो कि उसमें टर्म क्या है, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबल है, वाटर रिसोर्सेस है। तो कौन कर रहा है, मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल का आप लिस्ट बना लो। तो ये कर रहा है, ये कुछ ऐसा मैंने हाईलाइट कर दिया, कुछ है नहीं, तो इस रिपोर्ट इसने रिलीज किया। दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन कर रहा है, यूनेस्को कर रहा है, यूनेस्को, डन बाय यूनेस्को। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनेस्को। ग्लोबल लैंड आउटलुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनसीसीडी, जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, दिल्ली वाला कॉप 14 कॉप 15, तो कौन करता है, यूएनसीसीडी करता है। तो ये चीज हो गया। फिर बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं, 5 मिनट और, 3 4 पेज उड़ा दूं 50 तक, क्या बोलते हो, आवाज आ रही है, गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सर रिएक्ट करें, गो अहेड, आइए। ओके, बायोडाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको रात तक निपटा देंगे बायोडाइवर्सिटी। रात में भी फिर लेंगे, तो 50 पेजेस तक प्लान है कि अभी 50 पेज कर लेंगे। फिर रात में सोच 90 पेजेस हो जाएंगे, और कल हमारा पूरा हो जाएगा इन्वायरमेंट, हम रिवाइज कर लेंगे। और ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आपको जैसे बताया वैसे वैसे स्कैन करना है, एनर्जी बचा के रखनी है। अगर कहीं इससे अलग आ गया, इसमें जो चीजें मैंने स्किप की अगर वहां से आ गया, तो आप मेरे ऊपर जुर्माना लगा देना। इट्स वेरी वेरी रेयर, नहीं आएगा। मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली, कुछ डिटेल में कर ली। मुझे अकेले पढ़ना होता है, तो ये मेरे लिए 2 घंटे का काम है, पूरा पीटी 365। क्योंकि आपको पता चल जाता है, जब पहला दूसरा टर्न था, मैं भी ऐसे बंधुआ मजदूरी तरह एक ही लाइन पढ़ता था। फोमो होता था, छूट ना जाए, ये सारी चीजें कहीं ना जाए, कहीं ये ना पूछ ले उन्हें, नहीं पूछता यार। हम मतलब बहुत ज्यादा वो हो जा रहे हैं कि मतलब इतना डर रहे हैं कि सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, उसके चक्कर में सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ याद करने लगते हैं, और दिमाग का एक अपना लिमिटेशन, एक उससे ज्यादा नहीं रख सकते, प्रियोरिटाइज करना पड़ता है क्या रखना क्या नहीं। कचरा भरने लगते हैं, फिर कचरा हमें कंफ्यूज करने लगता है, भूलने लगते हैं, और उस भूलने के चक्कर में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो बेसिक बेसिक चीजें हम पढ़ते नहीं, सिर्फ कचरे में ही पूरा दिमाग लगा देते हैं। मॉक टेस्ट आप लगाते हो 500, मॉक टेस्ट में एक एक कोचिंग 60 मॉक टेस्ट बनाते हैं, उसमें कचरे कचरे क्वेश्चन डालते हैं, और वही पढ़ने के लिए उसी को सवाल लगाते हैं, उसमें कम मार्क्स आते हैं। उसी में पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हो, यहाँ से पूछ रहे वहां से पूछ रहे। जो बेसिक सवाल है, रोटरडैम, स्टॉकहोम, ये सब जहां से सीधे सिंपल सवाल आते हैं, वो आप स्किप कर देते हो, वो आप सही से नहीं पढ़ते। यूएनईपी नहीं पढ़ रहे हो आप, डब्ल्यू मेट्रोलॉजिकल वो वाला नहीं पढ़ रहे, डब्ल्यूएमओ नहीं पढ़ रहे, आप अंट शंट सारी चीजें पढ़ रहे हो, कुछ भी कोचिंग पूछ रहे भैया। वहां कोचिंग में वो
बच्चे होते हैं ओआरएन में पढ़ाई करते हैं, उनको पैसे की जरूरत होती है, उनको 300 रुपए 200 रुपए क्वेश्चन बनाने को मिलते हैं। तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी कहाँ से पूछता है कहाँ से नहीं। उनको क्वेश्चन बनाने से मतलब होता है, 100 क्वेश्चन कैसे ही बना ले, तो उनके सामने जो भी टॉपिक दिखता है अंडरस्टैंड, सब बनाने चले जाते हैं। वो कुछ भी लिख देंगे, कोई न्यूज होगा उसको उठा के रख लेंगे, ये इसका इनिशिएटिव है, उसका फलाना है, ढिमका है। वो मॉक टेस्ट में बन जाता है, उसको आप अटेम्प्ट करने जाते हो, हवा नहीं लगती, गलत करते हो, पूरा पूरा आपका गाइडेंस बिगड़ जाता है। कोचिंग एक कैपिटलिस्ट चीज है, वो पैसा कमा रहे उससे, उनको पैसा कमाना है। आपको उनके उसमें नहीं बनना, आपको अपने हिसाब से चलना है, यूपीएससी के हिसाब से चलना है। तो आपके, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको माइंड बहुत क्लियर रखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्लैरिटी नहीं होगी तो आप मिस कर जाओगे, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करूँ क्या नहीं। बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को स्टैंड लेना सीखो कि ये नहीं पढ़ना, मुझे नहीं आ रहा, अंदर से इच्छा करेगी यार कर लेते हैं छूट ना जाए मेरी, लेकिन मैं सोचता हूँ नहीं आया यार, एक दो बारी मैंने किया 2 साल तक, अब नहीं करना, अब नहीं आएगा। तो मैं स्टैंड लेता हूँ, आएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा, 120 आने थे 118 आ जाएंगे। तो ऐसे सोचा करो, ये मत सोचो कि 70 है तो 65 हो जाएगा। थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करना है। तो शुरू करते हैं। बायोडायवर्सिटी, COP15 टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, सीबीडी के बारे में। सीबीडी हमने डिस्कशन किया था, इसमें कार्टेजिना, नगोया, आइची, तो यही सब है। तो अभी 15 कॉन्फ्रेंस हुई है, COP15 इसका हुआ है, इसका भी कॉप हुआ है, यूएनसीसीडी का 15 हुआ है। ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसेंटली कंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो क्या बात हुई है कि किसने चेयर किया, सबसे पहले चाइना ने चेयर किया, होस्टेड बाय कनाडा। फेज 1 टुक प्लेस वर्चुअली इन कनमिंग चाइना, तो इसकी डिक्लेरेशन हुई है। तो ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन से। अबिदजान, अबिदजान किससे रिलेटेड है, रिलेटेड है डिजर्टिफिकेशन से। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग आएगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग यूपीएससी पूछेगा, ऐसे एक में डालेगा अबिदजान, ऐसे करके लिख देगा कि बायोडायवर्सिटी। दूसरा देगा आपको कमिंग, कमिंगन क्या नाम है इसका, हाँ कनमिंग, कनमिंग, कनमिंग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू द लैंड। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऐसे और एक दे देगा वो सही होगा, तो उसमें ओनली 3 ऑप्शन होगा, 1 2 होगा। तो ऐसे सवाल बनते हैं, आपको दिमाग में ऐसे चलना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन आई जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएंगे, रिप्लेस करेंगे आइची टारगेट। हमने किया था ना कि सबसे पहले कार्टेजीना आया था, कार्टेजीना आया था प्रोटोकॉल इसके अंदर, जो बायो सेफ्टी हैंडलिंग की बात करता है। फिर आया था नगोया, कि आप कोई चीज रिसोर्स यूज कर रहे हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है लोकल पॉपुलेशन में। फिर आया था एचई टारगेट, जो 20 टारगेट थे कैसे बचाना है, तभी रिप्लेस कर देगा। एचई टारगेट विल बी रिप्लेस इस डिक्लेरेशन से। आउटकम क्या है कि अडॉप्टेशन ऑफ कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। कुछ गोल है, वो गोल नहीं देखना हमें। अब ये याद रखना कि ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है, जो 5 को करता है फाइनेंस, लास्ट सेशन में हमने देखा था, उससे रिक्वेस्ट किया गया कि आप भैया एक स्पेशल फंड बनाओ, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा, फाइनेंस करते हो सबको, तो इसके लिए भी करो, और उसमें एक टेबल शेयर करो। अच्छे से सबको शेयर करना है, सबको फाइनेंस देना है, कहाँ जरूरत है वहीं देना है। तो इसकी भी बातें की गई इसमें। अब देख लेते हैं यूएनसीबीडी। तो ये भी अर्थ समिट से आया था, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और ये अभी मॉन्ट्रियल में इसकी मीटिंग भी हुई है, तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। लीगली बाइंडिंग है, सबसे पहले मल्टीलेटरल ट्रीटी ओपन फॉर सिग्नेचर, रिवर्स समिट से 1992 में आया था। कंजर्व करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज करेंगे जो रिसोर्सेज हैं। फिर इक्विटेबल शेयरिंग होगी, जिसको नगोया नगोया प्रोटोकॉल आया था उसके हिसाब से। इंडिया इस पार्टी, मीट एवरी 2 ईयर्स, 2 साल में मिलते हैं। और आइची बायो टारगेट है, फिर इसके कुछ सप्लीमेंट एग्रीमेंट है, जैसे कार्टेजिना हमने डिस्कस किया, बायो सेफ्टी हैंडलिंग से नगोया प्रोटोकॉल, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट में आया था, ये भी उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन ऑफ। तो ये सारे इसके प्रोटोकॉल है। तो नगोया, कार्टेजिना से रिलेटेड टू यूएनसीसीटी, यूएनसीसीबीडी, यूएनसीसीसी, ऐसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड। बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या हुआ क्या उसकी डिस्कशन हुई ये सब नहीं आता, ये सब बेकार है। ये याद रखना, कन्विंग प्रोटोकॉल, इसकी डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, रिलेटेड बायोडायवर्सिटी, रिड्यूसिंग थ्रेट, मीटिंग नीड्स। अब आप लोग क्या करोगे, ये पढ़ने लगते हो, ये सब बकवास है। इससे यहाँ से सवाल पूछेगा यूपीएससी, इतना डीप में जाके ये चीजें हुई हैं, इट्स इम्पॉसिबल कोई इसका आंसर सही दे दे, और पूछेगा भी नहीं। तो ये आपको एनर्जी बचानी है, इसका कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है, बस ये यूज है ये, ऐसे सिंपल आते हैं। इंडिया और सीबीडी की बात करते हैं, तो इंडिया ने 94 में ज्वाइन किया था। और हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी बनाया था, हमने भी लास्ट सेशन में डिस्कशन भी किया था इसके बारे में। तो एक्ट बनाया था कैसे हम मैनेज करेंगे।
और एक 30x30 टारगेट है। ये किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ऐसे जाएगा 30x30 टारगेट मलेरिया को कम करेंगे, या कुछ एड्स को कम करेंगे, या कुछ एनीमिया को कम करेंगे बायोडाइवर्सिटी से। तो बायोडाइवर्सिटी इतना याद रख लिया, 30x30 तो आपको याद हो जाएगा। फिर एक पार्ट ऑफ हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर पीपल सपोर्टिंग 30-30, उससे रिलेटेड है। फिर वही है कि नेचर एंड पीपल चैंपियनशिप डीलिंग नेचर पीपल सेंटर ग्लोबल 30%, बस 30-30 याद रख लो, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, बाकी कुछ नहीं। इंडिया का मेंबर बना था 1994 में। स्टेट पीसीएस में एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं। फिर ये छोटे छोटे न्यूज है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये याद रखना कि यूनाइटेड नेशन डिक्रीड ऑन रिस्टोरेशन डिक्लेयर फर्स्ट एंड वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एट द साइड लाइन ऑफ कॉप 15 सीबीडी। तो सबसे पहला कि 2021 से 2030 तक जो है यूएन का क्या उसका स्लोगन है कि रिस्टोर करेंगे, रिस्टोरेशन वाला है। डिकेड और रिस्टोरेशन, सिंपल सवाल। 2013 में आया था, 2011 से 2020 तक के लिए। तो अभी क्या है, रिस्टोरेशन की बात होती है। तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन, तो उस पर भी कुछ बातें हुई कि 10 साल के लिए हमने उसको घोषित किया, तो उसमें कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे। तो यूएन डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन 2021 से 30 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एज यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, कि जो इकोसिस्टम में जो तबाही हुई है, फॉरेस्ट फायर हो गया, उसको रिस्टोर करना है। तो पूरा पूरा 10 साल हमने उसी के लिए डेडिकेट कर दिया। इसने इसको शुरू किया था यूएनईपी एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों लेड बाय दीज टू। बस प्रिवेंट करेंगे हार्ट रिवर्स द इकोसिस्टम लॉस डिग्रेड इकोसिस्टम। याद रखना कि ये इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हो रही है 10 साल तक। तो उसी के बारे में कह रहा है कि 10 चीजें इन्होंने कुछ डिक्लेयर की। तो क्या क्या है? जैसे फ्लैगशिप इनिशिएटिव 10 कंट्रीज के, फॉर एग्जांपल अबू धाबी मरीन रिस्टोरेशन की बात कर रहा है, कहाँ कौन? यूएई कर रहा है। ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट की बात कर रहा है, कौन? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे। ग्रीन वॉल फॉर रिस्टोरेशन पीस की बात कर रहा है, बुर्किना फासो, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, माली, मोरिटानिया, नाइजर, सेनेगल, सूडान एंड चैड। तो सवाना को रिस्टोर करेंगे, फार्म लैंड, वो सारी चीजें। नमामि गंगा इंडिया में है, गंगा से रिलेटेड है, कैसे उसको मैनेज करना है। मल्टी कंट्री माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक हाईलाइट करवा रहा हूँ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप, किर्गिस्तान, रवांडा, सर्बिया, युगांडा। ये सब कहाँ नाम याद रखोगे? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन, कोमोरोस, सेंट लूसिया। हाँ, एटी एटिलना डाला कंजर्वेशन, ये कजाकिस्तान में है। एक कंट्री है तो शायद ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेंट्रल अमेरिकन ड्राई कॉरिडोर, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल अमेरिकन के सारे नेशन है। बिल्डिंग विद नेशन इन इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया से नहीं पूछेगा। शान शुई इनिशिएटिव, तो शान शुई इनिशिएटिव रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इन चाइना, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट आई है। रिस्टोरेशन बैरोमीटर क्या होता है? बस ये किससे रिलेटेड है? रिस्टोरेशन बैरोमीटर इज रिलेटेड टू इकोसिस्टम और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से। एट द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कॉप 15 में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन लॉन्च इट्स फर्स्ट रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट। तो किसने किया है? आईयूसीएन ने किया है। क्या? रिस्टोरेशन बैरोमीटर, कि कितना रिस्टोर हुआ उसको नापेंगे। बैरोमीटर, जैसे बैरोमीटर क्या होता है कि जो एयर प्रेशर होता है उसको हम मेजरमेंट करते हैं उसका, तो ऐसे इसमें भी मेजर करेंगे। तो किसने इसको लॉन्च किया? आईयूसीएन ने, सबसे इंपॉर्टेंट है। रिस्टोरेशन बैरोमीटर वाज लॉन्च 16 पॉन चैलेंज बैरोमीटर ट्रैक रिस्टोरेशन प्रोग्रेस अक्रॉस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूडिंग कोस्टल इनलैंड वाटर वेयर यूज ऑफ मैनेजमेंट राइट कैन बी आइडेंटिफाइड। कितना रिस्टोर हो रहा है उसको हम ट्रैक करेंगे, बस 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 बस, बाकी कुछ नहीं। ग्लोबल गोल ट्रैक रिस्टोरेशन बोन चैलेंज क्या है? 30-30 टारगेट बायोडाइवर्सिटी से। बोन चैलेंज आपका रिलेटेड है लैंड से, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से, लैंड न्यूट्रलिटी उससे, ट्रिलियन। तो ये सब बकवास चीजें लिखी है, वो आपको ऑलरेडी पता है कौन किससे। फिर ये चीजें हमने कर ली, रिस्टोरेशन है, बस आईयूसीएन ये याद रख लेना। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो आपको वैसे ही रिवाइज करना है। बाकी इंडिकेटर कितने हैं, कौन करता है क्या नहीं करता, पाकिस्तान, इंडिया, ये कभी नहीं, कभी भी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कितने पेजेस हो गए? 48। हाँ, अभी क्या हुआ है, अपडेट कर दिया रेड लिस्ट को, थ्रेटन स्पीसीज को। किसने? आईयूसीएन ने। अपडेटेड रेड लिस्ट थ्रेटन स्पीसीज ड्यूरिंग द कॉप 15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कनाडा। तो आईयूसीएन एक लिस्ट बनाती है, कुछ बहुत ही वल्नरेबल क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट होती है। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट नाउ इंक्लूड एक 1.5 लाख से ज्यादा स्पीसीज हैं विच 42,000 आर थ्रेटन विद एक्सटेंशन, कि एकदम खत्म ही है, एकदम की कगार पे ही है। 1550 जो है, 1793 मरीन एलिमेंट्स। ये आपको डेट नहीं याद रखना, डेटा नहीं याद रखना, बस ये याद रख लेना कि एक्सटेंट क्या होता है, कि एकदम खत्म हो गए, नो कुछ है ही नहीं। एक्सटेंट वाइल्ड के जंगल में नहीं है, लेकिन उनको रखा गया है कहीं पे संभाल के। क्रिटिकली इंडेंजर फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क, इंडेंजर्ड, वेरी हाई रिस्क, वल्नरेबल, हाई रिस्क, ऐसे करके। फिर नियर थ्रेटन्ड है, फिर लीस्ट कंसर्न, फिर डाटा डेफिशिएंट, के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो सारी चीजें तो अभी लिस्ट किया है, तो उसमें देख लेते हैं अफेक्टेड मरीन स्पीसीज जो अफेक्ट हो रहे हैं।
अब अफेक्ट हो रहे हैं ये सब हमें नहीं देखना, लेकिन डुगोंग पूछा है, पीवाईक्यूज में ऑप्शन में रहता है, तो डुगोंग के बारे में हम देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसा आता है। तो डुगोंग पॉपुलेशन इन ईस्ट अफ्रीका में है, न्यू कैलिडोनिया में है, इंटर आईयूसीएन रेड लिस्ट एज ए क्रिटिकली एंडेंजर एंड इंडेंजर रिस्पेक्टफुली, यहाँ पे और यहाँ पे लिस्ट have entered the IUCN list as critically endangered and endangered respectively. Their species remain vulnerable globally. Vulnerable है तो थ्रेट है, किस चीज से कैप्चर करेंगे, ईस्ट अफ्रीका में पोचिंग होती है, पोर्ट इंजरीज होती हैं, तो ये सब इनके इश्यूज है। प्रोटेक्शन स्टेटस अपेंडिक्स 1 में है, कहाँ पे, आईयूसीएन में। आईयूसीएन स्टेटस ये क्या है, ऐसे कैसे दिया यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में आते हैं और शेड्यूल 4 में आते हैं। शेड्यूल 4 क्या है, साइट्स, साइट्स अभी ऐड हुआ तो साइट्स में भी आते हैं। इन द लिस्ट ऑफ 2020 स्पीसीज, एक इंडिया का प्रोग्राम है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, उसमें भी डिगोंग आता है। ये अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, और आईयूसीएन में वल्नरेबल स्टेटस है, और यहाँ पे कह रहा है कि इंटेंट टू हैव एंटर इनटू द आईयूसीएन रेड लिस्ट एज इंडिया का है सर वो वल्नरेबल। आईयूसीएन इंडिया का, यस सर। अच्छा अच्छा, तो आईयूसीएन स्टेटस क्यों लिखा है फिर, वो इंडिया का लिखेंगे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सर इंडिया में स्पीसीज का आईयूसीएन स्टेटस। अच्छा अच्छा, इंडिया में, हाँ तो ये अभी, हाँ सही सही कह रहे हो, ईस्ट अफ्रीका में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और न्यू कैलिडोनिया में इंडेंजर्ड है, और इंडिया में वल्नरेबल है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है वल्नरेबल नहीं है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसके कैरेक्टरिस्ट क्या है। तो ये सी काउ के नाम से भी जाना आता है, ओनली हर्बीवोर्स एनिमल्स, शायद ओनली हर्बीवोर्स मरीन एनिमल्स, ये आया था ऑप्शन में, और ये करेक्ट था। ओनली मेंबर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ सिरेनिया फाउंड इन इंडिया, लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहते हैं, सरफेस पे आते हैं सांस लेने के लिए, और हैव मेमोरी ग्लैंड, हैबिटेट एंड डिस्ट्रक्शन, शैलो कोस्टल वाटर, इंडियन ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक। फिर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, पाक वे में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में। तो इंटायर इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन में था, वो गलत था। इंटायर कोस्ट पे नहीं है, कुछ कुछ जगह जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, पाक वे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार। कंजर्वेशन इंडिया स्टेट एनिमल कहाँ का है, अंडमान निकोबार का है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इंडिया फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डिगोंग इन पाक वे, पाक वे यहाँ पे, ये इंडिया है, यहाँ पे पाक वे तमिलनाडु ने अनाउंस किया। और अंडमान निकोबार का ये स्टेट एनिमल है ड्यूगोंग, हर्बीवोर है, सिकाओ के नाम से भी जानते हैं, इसकी फोटो आप देख लो तो आपको आइडिया लग जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना। फिर क्या है, एक पिलर कोरल है, पिलर कोरल। तो पिलर कोरल फाउंड थ्रू आउट द कैरिबियन फ्रॉम यूके पेनिनसुला, फ्लोरिडा, ट्रिनिडाद, टोबैगो, वल्नरेबल टू द क्रिटिकली एंडेंजर। तो वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड उतना नहीं है। तो लिस्ट की बात कर रहा है कि कौन किस में गए। एक एबेलॉन है, ये कोरल है बस इतना, तो कोरल तो नाम से लग रहा है। एबलोन क्या है, एबलोन इज ए सेलफिश, जैसे इस बार आया था ना महाशीर, गोल्डन महाशीर, व्हाट इज गोल्डन महाशीर, बर्ड्स है, फिश है, तो ऐसे पूछ लेगा एबलोन क्या है। तो एबलोन क्या है, सेलफिश है, स्पीसीज आईयूसीएन में है। कहाँ पे, इंडेंजर फिनोमेना एबलोन इन साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर। जो भी है ये सब नहीं याद रखना, बस ये रखना कि फिश है, फिश, इट इज ए फिश। न्यू स्पीसीज फाइंडिंग, 239 न्यू स्पीसीज एनालाइज इन इंडिया हैव एंटर द लिस्ट विच 29 आर थ्रेटन। तो इतना वो चीज नहीं होती, बस हमें सिर्फ नाम देखना है कि डिटेल इन सम न्यू थ्रेटन स्पीसीज इन इंडिया। व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग, कि व्हाइट चीक है उसका और डांस करता है, फ्रॉग, ओनली नोन फॉर फ्रॉम ए स्मॉल रेंज विद एक्सटेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 160 स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्टर्न घाट कर्नाटका, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। लॉस कैसे कैसे होगा, तो वो सबके लिए कॉमन है, एक ही चीज है। अंडमान स्मूथ साउंड शार्क, तो कहाँ पे, शार्क है अंडमान निकोबार में पाया जाता है, म्यांमार थाईलैंड में भी पाया जाता है। तो कुछ खास इसमें क्वेश्चन बन नहीं सकता। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है, ये पूछता भी नहीं यार, एक बार ही ऐसे पूछा था 2013 में, तब से सब आईयूसीएन आईयूसीएन क्या है नहीं पूछता, ये आप जाके उठा के देखो, पीवाईक्यूज हम लोग करते हैं, कहीं नहीं देखा कि आईयूसीएन स्टेटस पढ़े, तो इतना रट्टा मारने में पड़ जाना। वो जनरेशन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं आईयूसीएन, एक बार ही पूछा 13 में, और वो आईयूसीएन नहीं पूछा था, उसने जनरली पूछा था कौन कौन से इंडेंजर्ड है, लेकिन आईयूसीएन हम रट्टा मारते रहते हैं। येलो हिमालयन फ्रिटेलियन मोस्टली फाउंड इन हिमालय, तो हिमालय के नाम तो हिमालय में होगा, हिमालय बड़ा है, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल सब जगह होगा। और अनऑर्गेनाइज हार्वेस्ट, ओवर एक्सट्रैक्शन, इस सब की वजह से इनके इश्यूज हो रहे, प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग वर्क्स। मेडिसिन में इसका यूज है, किसका, हिमालयन येलो फ्रिटेलरी। दिस इज सपोजली एंटी एस्थमेटिक, जैसे अस्थमा अगर हो तो उसके लिए यूज होता है। तो बस यूज किसके लिए होता है ये याद रखना, क्योंकि ऐसे सवाल आए थे 2021 में शायद आया था, एक टर्म दिया था कुछ, और उसमें पूछ लिया था सवाल, 21 में नहीं 19 में था,
तो बस याद रखना कि ये जो येलो हिमालयन फ्राइटिलरी है, जो भी नाम है इसका, दिख नहीं रहा, ये मेडिसिन के यूज में काम आता है। किसके आता है वो आप नहीं देखिए, हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो बस इतना खत्म करते हैं। ये कुछ ऐसे कुछ खास नहीं है, बस एक एक नजर दौड़ाना है, इसमें बहुत दिमाग नहीं। बस ये याद रखना, ये फिश है, ये कोरल है, और ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है हमें, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, तो ये डिटेल में पढ़ना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। और बाकी इसको बस एक एक नजर देख लेना, याद आया, नहीं तो नहीं पूछ रही है। बस हिमालय है, किसके यूज होता है वो। तो बाकी हम कहाँ तक हमने पढ़ा? 50, 50 तक पढ़ा हमने। और बाकी जो है वो अभी रात में पढ़ेंगे। मैं तब तक पढ़ लेता हूँ क्या क्या इसमें चीजें पूछी जा सकती हैं, डिटेल में पढ़ना होता है। तो आपने तो ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो कैसे अप्रोच रखनी है आपने देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा वैसे नहीं घुस सकते एक एक लाइन, और ऐसे ही करना है। ट्रस्ट में, आप जाके पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, देखते हो कहाँ आते हैं ऐसे सवाल कि बहुत ज्यादा डीप में जाते हैं या कुछ वैसे पूछते हैं। और जो जाते भी अंडरस्टैंड टाइप के आते हैं एक दो सवाल, वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं पीवाईक्यू से, उसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। दो तीन सवाल हमने देखा भी था, और वो करंट में भी नहीं होते, वो अपने हिसाब से कुछ भी बना देते हैं। तो आपको थोड़ा सा क्लियर कट रहना है। तो ये हमारा 1.5 घंटे का सेशन था, 1 घंटे 35 मिनट कह रहा हूँ। और ये सारी चीजें लगभग हमने 30 पेजेस पढ़े। 30 पेजेस, हाँ, 30 32 पेजेस पढ़े। ये गुड नोट्स है। ठीक है, फिर खत्म करते हैं सेशन, मिलते हैं 9 बजे फिर से, और फिर कोशिश करेंगे कि 30 40 पेजेस हो जाएं, और कल तक खत्म करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर करना है। और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं।